हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। आज प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट देखेंगे और यहाँ से एसएससी, बैंक, सीडीएस, रेलवे हर जगह क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हैं। और जो डर है ना मैथ्स का, उसको ख़त्म करना है यार, कुछ भी हो जाए। आओ, ये IBPS PO का है 2019 का। CDS भी करवाऊँगा, बैंक भी करवाऊँगा और CGL के क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है ना, अभी देखते जाओ, ध्यान से समझना। ये बोलता है कि एक पर्सन है, उसके पास कुछ रुपयों में उसने कोई आर्टिकल खरीदा है और पता करता है कि उसका विक्रय मूल्य पर 13% का प्रॉफिट पर उस वस्तु को बेचा होता। वो सोचता है कि यदि उसने सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर यदि उस आर्टिकल को बेचा होता तो उसे जो क्रय मूल्य पर 13% का प्रॉफिट था उसकी बजाय 422.5 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का CP क्या है, क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करोगे। ठीक है ना, सोच लो क्या करना है। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। देखो, जो डर बनाया है ना, वो क्यों बनाया है वो भी मैं समझा चुका हूँ और हमें उससे आज़ाद भी होना है। एक पर्सन, जैसे सपोज ये आर्टिकल है, इसको जो बेचने वाला है वो सोच रहा है कि मैंने इसको क्रय मूल्य पे 13% प्रॉफिट पे बेचा। यदि मैं इस पेन को, इस आर्टिकल को विक्रय मूल्य पर 13% प्रॉफिट में बेच देता तो मुझे 422.5 रुपये ज़्यादा मिल जाते। तो इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना, अभी एक बार आप ट्राई करोगे। मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो भी दिखा रहा हूँ। ये पूरा सॉल्यूशन है। देखो, कैलकुलेशन क्या, दो इक्वेशन बना रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। तो जब यहाँ पे इस टाइप के सॉल्यूशंस बच्चे देखते हैं ना, तो उनके मन में एक डर बन जाता है। डर भी दोनों तरह का, कि ये इक्वेशन मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि इक्वेशन तो बना लूंगा यार, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मेरी लड़ाई तो टाइम के अगेंस्ट है। समझ रहे हो ना। और ये सोच के बस एक मन में घबराहट आ जाती है। हमें कुछ नहीं करना है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, तो आप चाहे बैंक करो, चाहे रेलवे करो, चाहे CDS करो, चाहे SSC करो, हर जगह आप बहुत फास्ट कर सकते हो। और ये बता दूं, जो मेथड्स मैं बता रहा हूं ना, उससे फास्ट पॉसिबल नहीं है। 2 से 5 सेकंड में सोल्व करेंगे, देखना सारे क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। अब ये बोलता है कि विक्रय मूल्य पर 13% प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो हम विक्रय मूल्य को 100 मान लें, तो इस पे 13% का प्रॉफिट है, तो CP कितना हो जाएगा, 87। यदि 87 का क्रय मूल्य था, 87 CP था। ठीक है ना, तो अब हमें जो एक्चुअल प्राइस मिली है उसको, वो क्या हो जाएगा, 13% इंप्रूव कर दें। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, हमने किसी एक वैल्यू को यहाँ, ठीक है ना, कुछ परसेंट घटाया, 13% है यहाँ पे, 13% घटाया और फिर दोबारा 13% बढ़ा दिया। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज का, वो कितना होगा, 13 का स्क्वायर 1.69% का डिफरेंस होगा। और वो यहाँ पे इसने क्या दिया है, वो 1.69% 422.5 दिया है। तो अब हमें CP फाइंड करना है, जो कि हमारा कितना, 87। तो ये वैल्यू क्या होगी। ये तो एक कॉन्सेप्ट आया कि हम इसको इस लेवल पे सोच पाए। दूसरा, अब ये कैलकुलेशन भी आ गई, इसे भी करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे अब डिजिट सम अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। डिजिट सम देखोगे, ठीक है ना, इसका डिजिट सम कितना है, 4। इसका डिजिट सम कितना है, ये 7 को जब हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बन जाता है। ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल। और इसका डिजिट सम कितना है, 6 × 6। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 6 × 4 24, दोबारा 6 हो गया, 6 × 4 24, दोबारा 6। इसका मतलब जो हमारा आंसर है उसका डिजिट सम 6 होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, देखो। ठीक है ना, ये इसका 5 है, ये 9 हो गया, कैंसिल 5, इसका 4, इसका 7, ठीक है ना, इसका 3 और ये 7 और 2, इसका 6। आंसर हटा। समझ में आया। अब देखो, 2 जगह पे हमने चीज़ों को समझा। पहला कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थी तो हम बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पहुँचने के बाद भी हमने डिजिट सम या रेंज, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब एक बार इसको दोबारा समझते हैं। देखो, एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको। जब ऑप्शंस की बात करें, ठीक है ना, तो हमें ये पता था कि 1.69% है, वो 422.5 है लगभग। इसको यदि अपन 2% माने तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 2% है 422, तो वो 21,000 के आसपास बनना था। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए।
लेकिन ये दोनों ऑप्शन है ना, ये देखो बहुत क्लोज हैं, 21,650 और 21,750। तो जो बच्चे केवल अप्रोक्सीमेशन पे वर्क कर रहे होते हैं ना, उनको बैंक में ये लगने लग जाता है कि सर बैंक में ऑप्शंस क्लोज आते हैं। लेकिन क्या ये ऑप्शंस हमारे लिए क्लोज हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डिजिट सम अप्लाई कर दिया, लास्ट डिजिट देख लेंगे, लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे, रेंज में चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो जो डर है उस डर को हटाना है। और अब यही पैटर्न आपको एसएससी में मिलने लग गए। तो हमेशा ये सोचना है कि हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, और मैं कैलकुलेशन नहीं करता, बता देता हूं, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अब एक बार दोबारा समझाऊं, ठीक है ना? वो दोबारा देखते हैं। ये बोलता है कि सेलिंग प्राइस। अब एक चीज और है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो ना, तो हमेशा क्या लगता है कि क्रय मूल्य 100 रुपये मानते हैं, क्योंकि बचपन से वही सीखा था। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को जूम करेंगे। यही तो चीजें हैं यार जो आपको स्पीड देंगी। हमने देखा कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, ठीक है ना? और वो बोलता है कि सेलिंग प्राइस पर यदि उसे 13% का प्रॉफिट होता तो सीपी क्या हो जाता, इसका 13% पीछे चले जाएंगे तो ये 87 हो जाता। अब वो बोलता है कि भाई उसका एक्चुअल सीपी यदि 87 था तो उसने एक्चुअली कितना कमाया, इसका 13%, ठीक है ना? अब हमें क्या चाहिए, और ये बोलता है कोई भी नंबर आया होगा यहाँ पे y, ठीक है ना? अब वो बोलता है कि ये जो y है, ठीक है ना, ये उसका एक्चुअल एसपी है, ठीक है ना? यहाँ अब इसने ये देखा कि इस y पे, यहाँ पे, ठीक है ना, इस y की बजाय यदि वो ये नया सीपी बना देता, ठीक है ना, तो उसको 422.5 रुपये ज़्यादा मिलते। तो हमें तो इसके डिफरेंस को ही तो फाइंड करना है, हम ये वैल्यू भी क्यों फाइंड करें यार, समझो। अब ये हमें पता है, सबको पता है कि यदि किसी सपोज कोई भी नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर को पहले x% घटा दिया, फिर उसी को x% बढ़ा दिया, तो जो गैप है वो कितना होता है, x² 100% होता है। पहले 10% घटा दो, फिर 10% बढ़ा दो, तो जो बढ़ के वैल्यू बनेगी ना दोबारा, वो 1% कम हो जाएगी ओरिजिनल का। 10% घटाओ एक बार, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 90, फिर 10% बढ़ा दो, ठीक है ना, 10% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 99। तो ये जो गैप है ये 1 होगा। ये तो इसने दे रखा है 422.5 है, तो वो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर बनेगा वो, तो 1.69%, ठीक है ना, वो इसके बराबर है। फिर वहाँ से हमने डिजिट सम लगा दिया। क्या हमें इस लेवल पे ये इक्वेशंस बना के और ये कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कब? जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे तब, ठीक है ना। और आज पूरी क्लास में देखो ये स्पीड देने वाला हूं, और ये भी चैलेंज है कि इससे फास्ट सोल्व नहीं किया जा सकता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कैसे मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझते हो। आओ, ये सीडीएस का 2018 के सेकंड जो सीडीएस होता है, ठीक है ना, जैसे अभी भी आने वाला है, ध्यान से देखना। X 4 बोतल नींबू लेके आता है, Y 1 बोतल ऑरेंज लेके आता है। ऑरेंज का जूस प्रति बोतल नींबू से डबल है, ठीक है ना, और Z कुछ भी नहीं खरीदता, लेकिन X और Y के जो मिश्रण मिला लिया कि लागत में वो 50 रुपये दे देता है, ठीक है ना। क्या हुआ कि X 4 बोतल नींबू लेके आया, Y 1 बोतल ऑरेंज लेके आया, और ऑरेंज जूस की कीमत X से डबल है, ठीक है ना, जो नींबू से। अब जेड ने कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 50 रुपये दे देता हूं, तुम पूरा मिला लो, ठीक है ना, और 50 रुपये की हिस्सेदारी करता है। लागत को बराबर बांट लेते हैं। यदि जेड अपने हिस्से से 50 रुपये कवर कर ले तो 1 बोतल संतरे जूस की कीमत क्या होगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या होती है, जब इतनी बड़ी लैंग्वेज दिखती है तो जो साधारण लड़का वो वैसे डर जाता है कि यार क्या करूं। पहले तो फिर वो इक्वेशन बनाना शुरू करता है, इसकी कीमत X रुपये होगी, उसकी 2X होगी। नहीं, हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। और ये देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बार बार चीजें बताई हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है और वो रुपए, दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कहीं हम रुपए में बात करेंगे, हम कहीं हम क्वांटिटी में बात करेंगे। यहां क्वांटिटी में बात करते हैं। देखो, X के पास 4 बोतल हैं, Y के पास 1 बोतल है, लेकिन उसकी कीमत इसकी डबल है, तो Y के पास 2 बोतल है ऑरेंज की, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो टोटल 6 बोतल हैं, तीनों ने बराबर बांट लिया, तो तीनों के हिस्से में कितनी आई, 2-2 बोतल आई। अब जेड बोलता है कि भाई मेरे हिस्से में 2 बोतल है, इन 2 बोतल की मैं तुम्हें 50 रुपए देता हूं, ठीक है ना। और उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया, 50 रुपए कवर कर लिया उसने।
50 रुपये 2 बोतल देके, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बोलता है कि जो संतरे वाली की कीमत पूछा है तो संतरे की 1 बोतल 2 के बराबर है, संतरे की 1 बोतल नींबू के 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो जेड है इसको चाहे तो आप एक संतरे की बोतल दे दो, चाहे ओरिजिनल जो पूरा मिक्स है उसकी 2 बोतल दे दो, बराबर है ना बात, ठीक है ना। इसका मतलब है जो जेड है उसके हिस्से में 2 बोतल आई हैं और उसके बराबर उसने 50 रुपये दे दिए, तो जो संतरे की कीमत है वो कितने है, 50 रुपये। हटा, ये समझ में आया नहीं आया, चलो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बार बार चीज़ें बता के गया हूँ, जो क्वांटिटी देता है और जो अमाउंट जो उसकी प्राइस देता है, रुपए, मनी और क्वांटिटी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और करेंगे, बहुत बार किया है, ठीक है ना। जैसे वो इनके 7 की कीमत 9 के बराबर है, 9 की कीमत 11 के बराबर है, इतने आर्टिकल में इतना नुकसान हो गया, ठीक है ना, कम तोल दिया, तो वहाँ पे हम ये करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखो ये बोलता है कि इसके पास 4 बोतल हैं और वाई के पास 1 बोतल है, ठीक है ना, लेकिन इसकी ये जो 1 बोतल उसकी कीमत डबल है, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि वाई एक्स के पास 4 बोतल हैं, इसके पास 2 बोतल हैं, ठीक है ना, और इन सबको इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया है, मिला लिया, ठीक है ना। और मिलाने के बाद क्या बना, देखो मिला लेते हैं एक बार, पूरी बोतल को मिला लिया, ठीक है ना। अब फिर तीनों ने 2-2 बोतल ले ली, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब ये जो 2 बोतल हैं, ठीक है ना, ये बराबर हैं, इनमें बराबर बराबर जूस है, सब चीज़ें बराबर हैं। तो जेड बोलता है कि मैं तुम्हें 50 रुपये दे रहा हूँ और इसने अपने जो इन्वेस्टमेंट था उसके बदले में 2 बोतल मिल गई इसको। लेकिन जेड की जो 2 बोतल हैं, ठीक है ना, अब वो जेड की 2 बोतल किसके बराबर हो जाएंगी, यहाँ संतरे की 1 बोतल के बराबर है, ठीक है। तो इसका कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। बोलो क्लियर है। देखो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, सिंपल। चलें आगे। देखो एक व्यापारी लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है जबकि दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर करता है। ये आज हम इस पैटर्न को समझेंगे। एक बोलता है कि मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको क्रय मूल्य पे देखूंगा, दूसरा बोलता है मैं विक्रय मूल्य पे देखूंगा, ठीक है ना। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है, उनका विक्रय मूल्य समान है तो उनके जो प्रॉफिट है उनके बीच में 85 रुपये का डिफरेंस है। दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ, एक अपना 20% प्रॉफिट क्रय मूल्य पे बता रहा है, दूसरा 20% प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे बता रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। अब इसमें फटाफट सोल्व करते हैं, मैं इसको कॉन्सेप्ट के रूप में भी डेवलप करूंगा, वो आगे देखेंगे। पहले एक बार समझना, प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर कम दिखता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। जब विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कम दिख रहा है तो जो क्वांटिटी 20% है उसका कम सीपीआर से, ठीक है ना, सीपीआर को समझ लेना भाई, याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। तो जो 20% है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कम कितनी हो जाएगी, 20% ज्यादा है तो कम कितनी हो जाएगी, 16.66, ठीक है ना। तो जो विक्रय मूल्य पर 20% प्रॉफिट बता रहा है वो तो 20 बताएगा, लेकिन जो क्रय मूल्य पर, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर 20% प्रॉफिट बताता है, जब वो विक्रय मूल्य पे जाएगा तो उसका प्रॉफिट कम दिखेगा, 16.66 दिखेगा। क्लियर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 3.33% या 1/30। ये 1/30 का गैप आ जाएगा, ठीक है ना, और वो गैप किसके बराबर है, 85 के बराबर है। तो 1/30 85 है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 85 इंटू 3 255, ये रहा 255। क्या क्या, ठीक है ना। 2 तरीके हैं, देखो, एक तो ये इक्वेशन बना लेना, ठीक है ना, ये ऐसे सोल्व कर लेना, या हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, मैं समझाता हूँ। हमने देखा, इसको पूरा डिटेल में भी समझेंगे, एक बार आपको सीपीआर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जिन बच्चों ने सीपीआर नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट करवाए हैं, वो आपको सीपीआर ज़रूर समझना है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और बहुत फास्ट स्पीड देगा। ये बढ़ने वाली वैल्यू है, ये घटने वाली वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब 20% बढ़ने वाली वैल्यू है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये कितना होता है, 1/5, ठीक है ना। तो घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/6। चाहे तो आप इसको XY मान के कर लो, चाहे हम इसको डायरेक्ट सीपीआर से सोल्व कर लें, और सारी चीज़ें माइंड में चलनी है, ये भी बता देता हूँ बहुत जल्दी।
अभी आप यहाँ पे कंफर्ट फील करोगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा जो क्रय मूल्य है, ठीक है ना, मैंने उस पर सीपी पे जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ठीक है ना, सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अभी जैसे इनका दोनों का रिलेशन भी समझाता हूँ, फिर एक अपन पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लो क्रय मूल्य है 100 रुपये, इस पे 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, 100 रुपये था क्रय मूल्य, इस पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 120 क्या हो जाएगा एसपी। जब क्रय मूल्य पर हमने इस 20 को कैलकुलेट किया तो ये कितना बनेगा 20%। लेकिन जब हम इसको 20 रुपीज़ को, जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो ये बेस विक्रय मूल्य बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16.66%। ये 1/5 है, ये 1/6 है, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो रिलेशन है ये सीपीआर देता है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है ना, ये हमें डायरेक्ट रिलेशन देता है। और ये 4-5 रिलेशंस हैं जो आप प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, आज की क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम इनका बेनिफिट क्या है अब ये देखते हैं, देखो, ठीक है ना। तो जो अब ये बोलता है कि जो पहला व्यापारी है वो अपना प्रॉफिट क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है, वो बोलता है कि मैं सीपी पे कैलकुलेट करता हूँ। दूसरा बोलता है कि मैं तो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। फिर यदि उनका विक्रय मूल्य समान है तो क्यों ना हम दोनों जो प्रॉफिट हैं, ठीक है ना, उनको विक्रय मूल्य पे ले जाएं, ताकि कंपेयर करने में बहुत आसानी रहेगी। अदरवाइज तो क्रय मूल्य फाइंड करो, फिर उनका डिफरेंस लेके प्रॉफिट देखो, फिर कैलकुलेट करो। नहीं, हमें क्या करना है, जो ये क्रय मूल्य वाला है इसका प्रॉफिट भी यदि हम विक्रय मूल्य पे कर लें तो हमारा बेस सेम हो जाएगा विक्रय मूल्य, और वहाँ से हम विक्रय मूल्य बता देंगे, जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये बोलता है कि दोनों को 20% का प्रॉफिट है, ठीक है ना। सपोज ए है और बी है, बी बोलता है कि मेरा सेलिंग प्राइस पे एस पे 20% का प्रॉफिट है, ए बोलता है कि मेरा सीपी पर, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है। तो विक्रय मूल्य पर हमें पता है कि 20 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू कितनी होती है 16.66% होती है। तो यदि ए भी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में बताओ अब किसको प्रॉफिट ज्यादा है, बी को ज्यादा प्रॉफिट है भाई, ठीक है ना। अभी इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो बी को ज़्यादा प्रॉफिट है और इनका डिफरेंस कितना है 3.33%, बी को ज़्यादा प्रॉफिट है, इसका मतलब फ्रैक्शन में 1/30 हो जाएगा। फिर ये बोलता है उनके प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो 85 रुपये का है, और वो 85 किसके बराबर 1/30 के इक्वल है, ठीक है ना। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस था एसपी था वो कितना हो जाएगा, इससे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो हमें ना तो इक्वेशन बनानी है, और थॉट प्रोसेस के लेवल पे मैं समझा दूंगा। अभी धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और जो सबसे लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये स्पीड 2-5 सेकंड में सोल्व करेंगे। अभी हम इसको कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझते हैं, ठीक है ना। एक ये वो छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत से बच्चे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी छात्र ने गलती से सेलिंग प्राइस पर 20% के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली, गलती से उसको नहीं पता था कि हम जो प्रॉफिट या लॉस है वो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते, तो उसे गलती से विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर लिया, एसपी पे कर लिया, तो उसका प्रतिशत त्रुटि बताओ, ठीक ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो, मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में है कि भाई मुझे बहुत फास्ट स्पीड और कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए, तो उन्हें ये कोर्स ज़रूर परचेज करना चाहिए। यदि आप कोई भी, आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हैं ना, और आपको ये लग रहा है कि हाँ सर मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, तो आपको ज़रूर कोर्स पे जाना चाहिए। बहुत अच्छे से 700+ आवर्स का कोर्स है, ठीक है ना, 800 PDF, और इन सब पे बहुत मेहनत की है। जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनके मेथड्स दिए हैं, बेस्ट हैं। तो आप कुछ रुपए के पे वो मत देखना भी, ठीक है ना, आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए। फिर यहाँ आप देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे अपन यदि जाएंगे तो हमें ये समझना है कि जो बेस चेंज है वो कैसे होगा, और इसमें बेस चेंज करने में सीपीआर बार बार हमें काम में आएगा, और हमने अप्लाई भी किया है।
सबसे पहले तो ये चीज़ है, यदि हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है ना, तो प्रॉफिट क्रय मूल्य पे भी हो सकता है और विक्रय मूल्य पे भी हो सकता है, लेकिन हमने परंपरा से ये मान लिया कि हम क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम विक्रय मूल्य पे भी कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। एक उसका रीज़न ये हो सकता है कि क्रय मूल्य वो पैसा जो हम इनिशियल स्टेज पे लेके गए थे, ठीक है ना, तो हमने यहाँ से कर लिया। एक रीज़न ये है, दूसरा जो हम समझने के लिए आप याद रखोगे हमेशा, कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा दिखता है और हम प्रॉफिट ज़्यादा बताना चाहते हैं, ठीक है ना, हम अपनी अच्छाइयाँ ज़्यादा बताना चाहते हैं। ये एक मानव का स्वभाव है कि जब आप में कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो आप चाहते हो कि उनको अच्छे से बताया जाए। तो प्रॉफिट एक अच्छी क्वालिटी है, तो प्रॉफिट हम हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं और क्रय मूल्य पे प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना, ज़्यादा दिखता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, 100 रुपये था, यदि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 120 रुपये में हमने बेचा। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम इस पे सीपी पे कर सकते हैं। सीपी पे हमने बोला कि 20 रुपये प्रॉफिट है 100 रुपये पर, तो हमारा 20% का प्रॉफिट है। फिर हम इसको विक्रय मूल्य पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, 20 रुपये का प्रॉफिट 120 पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 16.66% का ये प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि बेस बड़ा हो गया, देखो बेस बढ़ जाएगा तो ये छोटा लगेगा। क्लियर है? अब बार बार है इनको ऐसे नहीं लेके जाना है, इनको हम सीपीआर से समझते हैं, ठीक है ना, और ये 4-5 वैल्यूज याद रखनी है बस। क्या? यदि सीपीआर क्या बोलता है, ठीक है ना, देखो x/y और x/x प्लस y, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, ये घटने वाली वैल्यू है। सीपीआर पे मैंने बहुत अच्छे से टेबल भी बना के दी है, कॉन्सेप्ट भी डेवलप करवाया है, तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। आप सीपीआर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं 4-5 वैल्यू बताता हूँ, बस ये घूम फिर के वैल्यू रहनी है। यदि 10% वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है ना, तो घटने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, 1/11 कर लेते हैं, या 9.09%। यदि ये वैल्यू, ठीक है ना, बढ़ने वाली वैल्यू 20% है, ठीक है ना, तो घटने वाली वैल्यू 16.66% हो जाएगी। बढ़ने वाली वैल्यू 25% है, ठीक है ना, तो घटने वाली वैल्यू 20% हो जाएगी। इसका मतलब है यदि हमें क्रय मूल्य पर 20% प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य पर 16.66% प्रॉफिट होगा। यदि हमें क्रय मूल्य पर ठीक है ना प्रॉफिट 25% है तो विक्रय मूल्य पर 20% हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा देखो, ये तो था प्रॉफिट के बाद, ठीक है ना। यदि हम लॉस की बात करें, लॉस, ठीक ना, तो लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? लॉस, पहले तो ये बताओ आप कि यदि हमारी कोई कमी है या हमारा लॉस है तो हम क्या चाहते हैं, उसको कम बताना चाहते हैं, ठीक है ना। कम बताएंगे तो हम लॉस सीपी पर कैलकुलेट करते हैं और कम बताना चाहते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सीपी बन जाएगा। इस बार लॉस सीपी पर कम दिखेगा, क्यों? क्योंकि हम सीपी पर कम बताना चाहते हैं, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी। यदि हम सेलिंग प्राइस पर लॉस कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो बढ़ के दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, 3, 4, 5 वैल्यू हैं, और सारी वैल्यूज मैं वैसे भी याद करवा दूंगा, और जो लास्ट क्लास थी उसको मैंने बताया भी है, तो सीपीआर की वो क्लास भी देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीपीआर बार बार अप्लाई होता है, तो एक मैंने पहले क्लास ली थी, वो इसी क्लास के लास्ट में मैंने ऐड कर दी है, ठीक है ना। तो वो भी आप ये पूरा देखना, जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे ना यार, वो स्पीड पॉसिबल ही नहीं है। अब आओ देखो, ठीक है ना, अब तैयार है? यस। हमें बहुत मेहनत करनी है, पहली बात, फिर मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है, दूसरी बात, और उसके लिए फिर खूब प्रैक्टिस करनी है। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि मैं फटाफट सोल्व करता जाऊं। और जब हम मैथ्स में जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हो ना, तो मजा भी आने लगता है। और जब आप बिना पेन चलाए बिना कैलकुलेशन किए सोल्व करने लग जाओगे तो मजा पता नहीं कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी इच्छा होगी कि मैं और करता चलूं और पढ़ता चलूं, यार क्या अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना है, और जो डर है उसको खत्म करना है। आओ, 2 व्यापारी प्रत्येक वस्तु को 100,000 रुपए में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस सेम है। यदि व्यापारी ए अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, जबकि व्यापारी बी विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम दिखता है, और दोनों बोलते हैं कि 25% का प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब जो
बी है, ठीक है ना, बी ये क्या बोल रहा है कि 25% का विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट है, ठीक है ना, और ये बोलता है कि मेरा क्रय मूल्य पे 25% का प्रॉफिट है। और यदि विक्रय मूल्य दे रखा है तो दोनों को विक्रय मूल्य पे ले चले। एक व्यक्ति सेलिंग प्राइस पे 25% बताता है तो इसका तो 25 है सेलिंग प्राइस पे, लेकिन जो पहला है वो सीपी पे 25% करके बैठा है। यदि वो एसपी पे जाएगा तो कम होगा, और 25 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या थी 20। इसका मतलब इसका जो ए है ना इसका 20% ही प्रॉफिट है भाई। याद हो जाएंगे, 4-5 वैल्यू आनी है बार बार, ठीक है ना। तो व्यापारी बी द्वारा ए से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने 20% कमाया, इसने 25% कमाया, यानी 5% ज्यादा कमाया, 50 रुपये। हटा, और ये तो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम है 5 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड। क्या क्या समझें दोबारा, आओ एक बार मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट भी करके बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ है ना, मन से डर को हटा दो कि मैं सर ऐसा नहीं समझ पाऊँगा, मैं ये स्पीड अचीव नहीं कर पाऊँगा, ये केवल और केवल डर है। जैसे ये डर खत्म होगा ना हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आओ, ये बोलता है कि 1000 रुपये में दोनों ने बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है ना। बी बोलता है कि मैं तो भाई मेरे प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करता हूँ, और ये कितना प्रॉफिट बताता है 25% प्रॉफिट बताता है, ठीक है ना। तो इसने इस पे 25% का मतलब कितना हो जाएगा 250 रुपये कमाए, तो इसका सीपी कितना होगा 750 रुपये, ये सीपी हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। फिर ये बोलता है ए कि मैंने तो अपना जो प्रॉफिट है वो 25% ही कमाया है, लेकिन मैंने तो सीपी पे कमाया है, क्रय मूल्य पे, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य पे देख लेते हैं, चलो क्रय मूल्य पे यदि उसने 25% प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है एस पी अपॉन सीपी, इनका रेशियो क्या बन जाएगा 25% है तो ये 4 और 1 का प्रॉफिट है, तो ये 4 और 5 बन जाएगा। इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस है वो 5 है और वो कितना 1000 है, ठीक है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा 4, यानी इसका सीपी कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है ना, 800 हो जाएगा। और इसका प्रॉफिट 1 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है ना, ये 200 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये बोलता है कि कितना अधिक लाभ कमाए, ये 50 रुपये ज़्यादा कमाए। बहुत आसान था, हम ऐसे सोचते, और जनरली है ना हमें बचपन से ऐसे ही सोचना सिखाया जाता है। जब आप इसको इस टाइप से 5/4 कर रहे हो, इस पर कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो 50, 30, 50 इतने सेकंड तो लगेंगे, ठीक है ना। और जब हम थॉट प्रोसेस पे आ जाते हैं ना तो चीज़ें 5 सेकंड में आएंगी। और आप क्या सोचते हो यार, सब सोल्व करना जानते हैं इनको, टाइम कितना कम लगाते हैं। आओ दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दो व्यापारी हैं, दोनों 1000 रुपए में सामान को बेचते हैं। ए बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं 25% प्रॉफिट पे, बी बोलता है कि मैंने 25% सेलिंग प्राइस पे लिया है। तो बी ने कितने रुपए ज्यादा लिए, जो ए है ये क्रय मूल्य पे प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा है, ए को क्रय मूल्य पे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। विक्रय मूल्य पे जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 25 के कोरस्पोंडिंग कम वाली वैल्यू है ना वो 20 हो जाएगी, ठीक है ना 20। इसका मतलब है ए ने विक्रय मूल्य पे 20% का प्रॉफिट कमाया, तो इसने 5% ज्यादा कमाया, इसका 5% 50। हटा, क्लियर है। अब फास्ट आ जाओ यार, अब फास्ट देखो। राकेश अपना प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे देखता है, रमेश क्रय मूल्य पे देखता है, ठीक है ना। और उन्होंने देखा कि लाभ का अंतर 100 रुपए है, ठीक है ना, जो लाभ का अंतर 100 रुपए है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों को 25% का प्रॉफिट हुआ है, दोनों को 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस बार ये विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो ये बोलो, राकेश विक्रय मूल्य पे देख रहा है, इसका मतलब 25% है, और रमेश क्रय मूल्य पे देख रहा है, लेकिन इसको जब हम 25% क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाएंगे तो 20% प्रॉफिट है, ठीक है ना। इसका मतलब रमेश का प्रॉफिट कम है भाई, ये तो क्रय मूल्य पे करके बैठा था इसलिए इसके बराबर है, इसका 20% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5%। 5% का जो गैप है वो 100 रुपए के बराबर है, 5% 100 है तो कितना हो जाएगा, 5% 100 है तो टोटल 2000। चलो कर सकते थे, ठीक है ना। हमें पेन नहीं चलाना है, कभी भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ये चीज समझ लेनी है। आओ, एक व्यक्ति ने एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3, ठीक है ना, 16.66% प्रॉफिट पे बेची। बाद में जब जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट है वो भी 10% बढ़ गया, और जो सेलिंग प्राइस है वो भी 10% बढ़ गई। तो आपको बताना है कि लागत मूल्य पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है,
ठीक है ना। यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार आपको दे रहा हूँ, करो, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू अज्यूम करोगे, फिर उनमें 10% इंक्रीज करो, ठीक है ना, और फिर देखो क्या आता है। यहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट के लेवल का पता चलेगा, ठीक है ना। आप कोई ट्रिक रट के क्वेश्चन फटाफट करे जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट में चेंज होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज में चेंज होता है, तब भी क्या आप उसको उसी स्पीड से कर सकते हो। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो आप इसको भी उसी स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आर्गुमेंट समझना ध्यान से। एक व्यक्ति अपना विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट बता रहा है, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम दिखता है, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम दिखता है। बाद में उसने सीपी को कॉस्ट भी 10% बढ़ा दी और जो सेलिंग प्राइस है वो भी 10% बढ़ा दी। तो अब जो सीपी पे प्रॉफिट कितना होगा, सीपी पे प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, कम वाली वैल्यू 16.66 है तो ज्यादा वाली वैल्यू 20 होगी, हटा। ये क्या हुआ भाई, ये 10% को तो काम में नहीं लिया, काम में भी नहीं लिया, ठीक है ना। क्यों नहीं लिया, आओ देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यदि हम किसी भी आर्टिकल के लिए यदि जितना परसेंट क्रय मूल्य को बढ़ा रहे हैं उतना ही परसेंट विक्रय मूल्य को बढ़ा दें, ठीक है ना, तो जो हमारा परसेंटेज है प्रॉफिट वो तो सेम रहेगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हैं, इनका रोल ही नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब वो यहाँ पे सपोज ये कर देता कि 29%, 10% में तो आप चलो मान लिया कि आप बोलोगे सर मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता जूम करके, क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन वो ऐसी वैल्यू दे देगा, फिर क्या करोगे, नहीं कर सकते। इसलिए जीत कॉन्सेप्ट की होनी है। क्या आपको ये चीज़ पता थी कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना, ये इन दो लाइन का रोल ही नहीं है। ये सिंपल सा पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट 16.66 तो क्रय मूल्य पे बताओ, क्रय मूल्य पे ज़्यादा होता है 20% है, हटा। समझ में आया। क्या आपको ये पता था, यदि आप इस लेवल पे सोच पा रहे थे, इसी स्पीड पे कर पा रहे हो ना, तो आप ये समझना कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर हैं। अभी चेक करते हैं आगे, पूरा ये चेक करूंगा मैं आज, आगे बढ़ना है बस। देखो क्या बोलता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 रुपये सीपी है और 150 ले लेते हैं, चलो ये एसपी है। कितना परसेंट प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम क्रय मूल्य को भी बढ़ा देते हैं, जो क्रय मूल्य है इसको हमने बढ़ा दिया 50% से, ठीक है ना, या डबल कर दो, चलो डबल कर देते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, 50 डबल कर दिया, ठीक है ना, यानी 100% से इंक्रीज कर दिया। तो इसको भी 100% से इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे, इसको भी 100% इंक्रीज कर देंगे, 300 हो जाएगा। अब 200 पे 300 का प्रॉफिट है तो 100 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज में कितना है, अगेन 50% का प्रॉफिट है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 50 रुपये का। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो डबल हो रही है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज ठीक है ना, 50 था, यहाँ भी 50 है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और देखो एक चीज़ और याद रखना, जब भी मैं से छोटी छोटी चीज़ें बता के जाता हूँ उनको आप अपनी लर्निंग्स में लिखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, और इनको बहुत बार काम मिलेंगे। ये लर्निंग्स हैं आपकी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या कि यदि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर बढ़ा देते हैं तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट सेम रहता है, और जो प्रॉफिट बढ़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू में वो उतना ही परसेंट बढ़ जाता है जितना हमने क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को बढ़ाया था। ये आपके लर्निंग्स होनी चाहिए। ऐसे जितनी लाइन में कॉन्सेप्ट बताते जाता हूँ छोटे छोटे, वो आपके पास एक साथ होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो डिफरेंस है ना वो तो यहीं से आएगा यार। आप क्या सोचते हो कि ये आप इसको 100 मानोगे फिर ऐसे सोल्व कर दोगे, कोई 1/6 है तो 600 मान लेगा, तो ऐसे थोड़ी आएगा, नहीं। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, और आजकल आपने देखा होगा कि पेपर में ऐसी बहुत सी चीज़ें देते हैं जिनका क्वेश्चन में कोई चेंज रोल ही नहीं होता है। दोबारा देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य पर 16.66 में बेचता है तो क्रय मूल्य पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, कम वाली वैल्यू 16.66 तो ज़्यादा 20 होता है। चलो खत्म, आगे चलो क्लास पूरी देखोगे, ठीक है ना, और अब कंपेयर करोगे कि आप इस स्पीड पे कर पाते हो क्या, और लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ और उन्हीं स्पीड पे सोल्व करना है। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति टीवी को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, और यदि उसको टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता तो उससे क्रय मूल्य का 5% और 80 रुपये मिलते, तो ये बोले कि टीवी का क्रय मूल्य क्या है,
ध्यान से 5 सेकंड में आने वाला है। प्रॉफिट बोलता है 25% है, विक्रय मूल्य के 25%, विक्रय मूल्य का 25% का मतलब है क्रय मूल्य पे और ज्यादा दिखेगा, तो क्रय मूल्य पे कितना हो गया 33.33%। 1/4 इधर एक्स वाई की वैल्यू देखें 1/3 यानी 33.33% होता। ये बोलना चाह रहे हैं विक्रय मूल्य पे 25% का मतलब है क्रय मूल्य का 33.33% है। इसका मतलब इंक्रीज कितना हो 8.33% हो गया, ठीक है ना, जिसमें से 5% तो ये इसने लिख दिया, जो 80 है वो क्या है 3.33% है 80। क्लियर हुआ, यानी 1/30 80 है तो टोटल कितना होगा 2400, है ना। ये स्पीड है, और यदि आप इसको समझ में आ गया ना यार आपको, तो इसका मतलब आप इंस्पेक्टर हो, आज आपको कोई रोक नहीं सकता। और यदि अभी मैं समझाऊंगा ठीक है ना, उसके बाद समझ में आ गया तब भी आप बहुत आगे हो, और मेरे समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप गलत जगह पे हो, ठीक है ना, फिर आप गलत हो। आप मेरे बच्चों से मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इस लेवल पे तैयार कर रहा हूँ यार, फिर मुकाबला पॉसिबल नहीं है। चलो मैं अब दोबारा समझाता हूँ। यदि आपको इस स्पीड पे समझ में आ गया जो मैंने बोला था, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना यार, ठीक है ना, कमेंट करके बता देना यस सर हम इस स्पीड को अचीव कर रहे हैं। उससे एक मन में यह बनता है कि मैं जो चाहता हूँ ना, जो रिवॉल्यूशन चाह रहा हूँ वो पॉसिबल है, ठीक है ना। आओ देखो, ये बोलता है, इसी को पूरा कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये 100 रुपये का था, ठीक है ना, और 33.33 है तो कुछ भी मान लो, ये सीपी है, ठीक है ना, और ये एसपी है। फिर ये बोलता है कि 25% का प्रॉफिट हुआ तो ये 125 हो गए, ठीक है ना। फिर ये बोलता है कि यदि उसे विक्रय मूल्य का 25% होता, ठीक है ना, विक्रय मूल्य का 25% प्रॉफिट होता तो क्या बनता। अब यदि ये विक्रय मूल्य पे 25% प्रॉफिट चाहता है तो इसको क्रय मूल्य पे क्या होगा, देखो वो भी देखते हैं, समझना। ये हो जाएगा 133.33, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसको कितना प्रॉफिट है 33.33 है, यहाँ इस वैल्यू पे देखते हैं अपन क्रय मूल्य पे, ठीक है ना। इधर से देखो एक बार, ठीक, इधर से यहाँ इसको 33.33 का प्रॉफिट है, ये रुपए में है, लेकिन इस बार बेस क्या है, बेस सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, 133.33। ये कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। तो यदि ये यहाँ पे एसपी पे कैलकुलेट करेगा तब तो बोलेगा कि 25% प्रॉफिट है 133.33, ठीक है ना। और इस केस में वो बोलेगा मुझे क्रय मूल्य पे 25% प्रॉफिट है। लेकिन जब हम इस 25% को क्रय मूल्य पे लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, ये सीपीआर करेगा। अभी इसको सीपीआर से भी समझाता हूँ। जब ये 25% यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 100 रुपये पे, ये 100 रुपये पे देखेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि हमें 33.33 रुपये का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये पे, तो ये 33.33% का प्रॉफिट है। अब फिर ये बोलता है कि यदि उसको ऐसा हो मिल जाता, या फिर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, सीपीआर ने इस लाइन को एकदम एक साथ में हटा दिया, क्या लिख दिया कि क्रय मूल्य के 33.33% के बराबर होता। तो फिर हमने देखा कि क्रय मूल्य का 5% और बढ़ जाता, तो जो बचा हुआ वो क्या है, क्रय मूल्य का 3.3% ही तो है, यानी 1/30 है वो सीपी का 1/30 80 है। इसका मतलब टोटल सीपी क्या है 1/30 80 है 2400 रुपये। क्लियर हुआ। अब ये जो सीपीआर कैसे बताता है इसको, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये x/y है और ये x/x+y है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर दोनों में सेम है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन कम हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर हर बड़ा है, ये छोटा है ना, दोनों के कंपेरिजन में इसका छोटा है, ठीक है ना, इसका छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी। अब ये बताओ कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट ज्यादा दिखता है भाई, प्रॉफिट हम ज्यादा बताना चाहते हैं इसीलिए तो क्रय मूल्य पे, तो प्रॉफिट सीपी पर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन सीपी, ये बढ़ने होने वाली वैल्यू। और एसपी पे प्रॉफिट कम दिखता है, ठीक है ना, इसीलिए हम एसपी पे प्रॉफिट नहीं करते, हम तो चाहते हैं ना ज्यादा दिखे। अब ये बोला है कि उसको एसपी पर 25% का प्रॉफिट है, ठीक है ना, एसपी पे 25% है, इसका मतलब 1/4 25% का मतलब, जिसमें x कितना है 1 और ये x+y है, तो x 1 है और y कितना हो जाएगा 3,
जब हम इधर आएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, x अपॉन वाई, एक्स कितना 1, वाई कितना 3, ठीक है ना। वैल्यू याद हो जाएंगे यार, ये 4-5 वैल्यू हैं। तो यहाँ यदि कम वाली वैल्यू 25% है तो ज़्यादा वाली वैल्यू 33.33% हो जाएगी। और नहीं याद होंगे ना तो भी ये CPR से हम उसी टाइम उसी पल ये वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ हमें पता है कि विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे जो प्रॉफिट है, विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कम दिखता है। कम दिखता है इसका मतलब ये इधर है वैल्यू 1/4, उधर जाएगा बढ़ेगा 1/3, 33.33, जिसमें से 5 तो इसने रख लिया यानी 30 के बराबर हो गया, फिर 1/30 80 है, ये आंसर था। अब बोलो कर सकते हैं ना, इसी स्पीड पे हमें सोल्व करना है। आगे आओ। लागत मूल्य के 25% पे प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट क्या होगा, क्रय मूल्य पे 25% प्रॉफिट है, क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कम हो जाएगा 20%। चलो ये 16 में आया हुआ सीरियल में, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है तब तो आपने फास्ट कर दिया, ये वैल्यूज भी याद होगी, लेकिन इसी में यदि उसने बीच में 2 लाइन और जोड़ दी, CP को 10% बढ़ा दिया, SP को 10% बढ़ा दिया, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो वहीं पे क्या होता है कि जब आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप अटक जाते हो। ऐसे क्वेश्चन 2-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो टाइम खराब हो जाता है, फिर अगले साल दोबारा उसी ढर्रे पे आप आगे बढ़ने लग जाते हो। नहीं, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है दोस्तों, हमेशा। क्लियर हुआ ये? अभी आगे देखते हैं। चलो ये भी 16 में आया था। विक्रय मूल्य पे 10% का लॉस है, लॉस विक्रय मूल्य पे लॉस है, ठीक है ना, तो लागत मूल्य पे CP पे लॉस क्या होगा, विक्रय मूल्य पे लॉस, बताओ क्या होगा, लॉस ज्यादा दिखता है, विक्रय मूल्य पे लॉस ज्यादा दिखता है तो क्रय मूल्य पे लॉस कम दिखेगा, ठीक है ना। ज्यादा वाली वैल्यू 1/10 है तो कम वाली वैल्यू 1/11 हो जाएगी, 9। चलो क्लियर हुआ? ये वैल्यू याद करते चलना भाई, ये 5-7 वैल्यू हैं और मैंने CPR की क्लास में इनकी पूरी एक चार्ट भी बना के दिया है। विक्रय मूल्य पे 20% का लॉस है, विक्रय मूल्य पे लॉस ज्यादा दिखता है, ज्यादा, तो क्रय मूल्य पे लॉस कम होगा, 20% ज्यादा है तो कम कितना होगा, 16.66। क्लियर है? इतनी स्पीड पे तो आना ही चाहिए यार। किसी छात्र ने गलती से बिक्री मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया तो उसका परसेंटेज एरर बतानी है। परसेंटेज एरर हमेशा किस पे आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस पे आएगी। यदि वो सेलिंग प्राइस पे 20% बताता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कम दिखता है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कम दिखता है, क्यों? क्योंकि हम तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखे तो ये कम दिखता है। कम वाली वैल्यू 20 है तो ज्यादा वाली वैल्यू 25 हो जाएगी, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था 25%, ठीक है ना। तो कितनी एरर कर दी उसने, 25 टोटल था, ये 25 को बेस मानते हैं पहले, जो एक्चुअल वैल्यू है करेक्ट वैल्यू उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ 2 तरीके हैं जो एरर है उसको कैलकुलेट करने के, परसेंटेज एरर को। एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जिसमें हमें केवल ये देखना होता है कितना परसेंटेज है, लेकिन हमें ऑप्शन में देखो नेगेटिव भी दे रखा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमने एरर में कमी की या पॉजिटिव है तो बढ़ा दी, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है। तो यहाँ हमने क्या किया, जो इस केस में क्या रखेंगे, चलो फॉर्मूला भी लिखो, ठीक है ना। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू अपॉन करेक्ट वैल्यू, ये नोट कर लो आप, बाकी हमेशा याद रहेगा। ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे क्या है, 20% है, हमने 20% ऑब्जर्व की थी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -5/25, ठीक है ना। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, -20%। 100 कर देंगे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो -20% होगा इसका आंसर, ना कि -5%। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, जो एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है ना, 25, उस पर कैलकुलेट होगा। फिर दूसरा है कि ये प्लस का भी है, यदि इसमें माइनस का 20 नहीं होता, उसकी जगह -10% होता, तब हम इसको भी मार्क कर सकते थे, क्योंकि परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। हम -20 का मतलब है कि हमने एक्चुअल वैल्यू से -20% पीछे कैलकुलेट किया था। एक्चुअल में कितना दिखना चाहिए था, 25, एक्चुअल में सही वैल्यू 25% बनती, लेकिन हमने इससे 25 से 25% पीछे चले गए,
ये 20%, 25 का 20% कितना हो जाएगा 5, तो -5 लेंगे। -5 एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पे -5 परसेंटेज वैल्यू नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम -5 पीछे चले गए, लेकिन -5 25 से पीछे गए 20 पे, तो वो परसेंटेज कितना हो जाएगा, ठीक है ना 20% माइनस। इसका मतलब है हमने कमी बताई, और यदि ये वैल्यू बढ़ती, ऑब्जर्व वैल्यू बड़ी होती, तो वो आंसर प्लस में आ जाता। ये चीज़ें क्लियर हुई क्या, कि एक तो यदि माइनस में दे रखा है, इसका मतलब हमें माइनस हमें कमी बताता है और प्लस हमें वृद्धि बताता है, इंक्रीज बताता है। फॉर्मूला ये रखना, ऑब्जर्व वैल्यू को हमेशा आगे रखना है, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्लस माइनस दे। जब वो माइनस ऑप्शन में नहीं देगा, तब हम एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको मार्क कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो, एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना की जो 30% है। विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट 30 है, विक्रय मूल्य पे कम दिखता है, ठीक है ना, प्रॉफिट कम दिखता है। तो हमेशा की तरह लागत मूल्य पे गणना करते तो क्या होता, क्लियर है। विक्रय मूल्य पे क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, ठीक है ना, और कम की मतलब इधर रखें तो 3/10, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है ना। ये वैल्यू अब फटाफट आ जानी चाहिए माइंड में। कैसे, ये x है, ये x + y है, जिसमें x कितना 3, y कितना 7, ये x/y है, तो 3/7 होगा। ये कितना होता है 42 6/7, ये भी कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा कुछ लिखने की, एज्यूम करने की कोई कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपने CPR पे वर्क कर लिया है ना, तो ये वैल्यू बहुत ईजी हो जाएंगी। अभी अपन आगे देखेंगे और क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से देखना। इस बार इसने थोड़ा सा चेंज किया। आओ, दो व्यापारी हैं ए और बी, दोनों 1000 रुपये में सामान बेचते हैं सेलिंग प्राइस पे। एक व्यापारी 20% का प्रॉफिट कमाता है। जब कुछ भी नहीं बोलता ना, कुछ भी नहीं बोला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो वो क्या है, हमेशा CP पे आएगा, ये ध्यान रखना है। 20% का प्रॉफिट कमाता है तो ये CP पे मानेंगे हमेशा। व्यापारी बी अपने विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में अपने प्रॉफिट की गणना करता है और 20% का दावा करता है। ये भी बोलता है कि मैं भी 20% ही कमाया हूँ, ठीक है ना। और अब इनके लागत मूल्यों में क्या अंतर है, ये पूछा है। इसका मतलब है डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस वैल्यूज, उनकी CP में अंतर पूछ लिया। अभी तक तो वो प्रॉफिट में डिफरेंस पूछ रहा था, अब तो CP फाइंड करना ही पड़ेगा यार। एक बार करके देखो, फटाफट कर लो, CP फाइंड कर लो, कितनी आएगी। ये बोल रहा है कि दो लोग हैं ए और बी। ए बोलता है कि मुझे 20% का प्रॉफिट है, वो हमेशा CP पे है। बी बोलता है कि SP पे 20% का प्रॉफिट है। तो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है CP, उनमें क्या डिफरेंस है जब उनका सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है, ठीक है ना। हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वही कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा। ये ज्यादा दिखाता है क्रय मूल्य पे 20%, कम वाली वैल्यू 16.66, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.33%, और 1000 का 3.33% है 33.33 रुपए। चलो, ऐसा क्यों, हमें जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वही क्रय मूल्य का डिफरेंस है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान है भाई। क्लियर हुआ ना। देखो, चलो देखते हैं इसको एक बार। ये वैल्यूज है ना, ये तो फिर भी इजी है, 1000 2000। यदि इन्हीं वैल्यूज की जगह थोड़ा सा भी बड़ी वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, आगे ऐसी वैल्यू भी, ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें वैल्यू डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। तो आप यदि बेसिक से कर रहे हो, XY मान के करो, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बनती है, ये समझना ध्यान से। 1000 रुपये था, ए ने क्या बोला कि मुझे 20% का प्रॉफिट है, तो हमने देखा कि 16.66 है SP पे, इसका 16.66 यानी 166.66 हटा दें तो ये बनेगा 833.33, ये CP है। फिर वो बोलता है कि बी बोलता है मुझे 20% है SP पे, तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा 20% 200 रुपये। तो ये, और इसका CP निकाल लेते हैं 800 रुपये, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है 200 और यहाँ पे 166.66। तो जो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस है, ठीक है ना, प्रॉफिट का डिफरेंस 33.33, वही तो इनके क्रय मूल्य का डिफरेंस है। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। सेलिंग प्राइस यदि सेम है
तो जो डिफरेंस आएगा क्रय मूल्य का वो प्रॉफिट की वजह से तो आएगा। प्रॉफिट जिसने जितना ज़्यादा कमाया है, ठीक है ना, उसका इसने ज़्यादा कमाया तो इसका क्रय मूल्य कम हो गया। ये अगेन कॉन्सेप्ट की चीज़ है कि हमें यहाँ पे जो सीपी का डिफरेंस पूछे चाहे यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंस पूछे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है ना। तो जैसे ये डिफरेंस होता है, जैसे क्या मान लो यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंस आया, तो जिन्होंने बार बार प्रॉफिट के कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना, वो देखेगा 16.66 20 3.33 यानी 33.33 प्रॉफिट का डिफरेंस है। फिर क्रय मूल्य के डिफरेंस की बात आती है, तो फिर यदि आप यहाँ पे आ गए ना, यदि आपके माइंड में ये चीज़ें आ गई थी, ठीक है ना, इसका मतलब आप अभी राइट डायरेक्शन में नहीं हो। इस क्वेश्चन को देखने के बाद जब मैंने कहा कि यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपके माइंड में ये क्रय मूल्य ये सब दिख रहा था, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। अभी आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, ठीक है ना। आपके माइंड में क्या आर्ग्यूमेंट आना चाहिए था कि क्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट के डिफरेंस से ही बनेगा, इसलिए हमें एक्चुअल में प्रॉफिट का डिफरेंस ही पूछा है और वो 3.33% है। चलो आया, चलो आगे देखते हैं। यस, ये देखो, एक व्यक्ति क्रय मूल्य पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पे। यदि 6,000 रुपये में बिकने वाली वस्तु पे दोनों 20% का दावा करते हैं तो उनके मुनाफे में क्या अंतर होगा, उनके प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ये आसान था, ठीक है ना। अब इसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन वाले। ये लास्ट है मौका आपके लिए, फटाफट चलो। जो क्रय मूल्य वाला है वो 20% बता रहा है, विक्रय मूल्य पे देखेंगे तो वो 16.66% है, यानी 3.33%। 1/30 का डिफरेंस है, ठीक है, 1/30 इसका 200 रुपये। चलो ये स्पीड आनी चाहिए, आ जाओ, ध्यान से देखना, ये भी सेम उसी स्पीड पे करेंगे। जेम्स अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पे करता है और जोनी क्रय मूल्य पे करता है। दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 900 रुपये है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, सेलिंग प्राइस इक्वल होगी। जेम्स बोलता है मुझे 50% का प्रॉफिट है, ठीक है, जेम्स तो विक्रय मूल्य पे कर रहा था, विक्रय मूल्य बराबर है, तो जेम्स अपनी जगह सही है। जोनी बोलता है कि मैंने 40% प्रॉफिट कमाया है। अरे भाई, तूने क्रय मूल्य पे कमाया है इसलिए तूने कम कमाया है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्लियर हुआ, 40% ये बोलता है क्रय मूल्य पे है, इसका मतलब क्रय मूल्य पे तो ये ज्यादा दिख रहा है 40%। जब ये जेम्स से तुलना करने जाएगा ना, ठीक है, तो ये पीछे आ जाएगा। अब वो देखते हैं कितना पीछे आएगा, ठीक है ना। तो दोनों के सेलिंग प्राइस बतानी है, अभी चेक करते हैं। देखो पहले तो मैं सोल्व करके बताता हूँ, बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, बोल के बता रहा हूँ। जेम्स बोलता है मैं सेलिंग प्राइस पे 50 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जोनी बोलता है कि मैंने तो यार कॉस्ट प्राइस पे 40 देख रखा है, तो अब ये सेलिंग प्राइस पे जाएगा बराबर करने के लिए, तभी तो कंपेयर होगा ना। तो ये 2/5 होता है, 2/5 बड़े वाली वैल्यू है, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट ज्यादा दिखता है तो 2/5 ज्यादा है, तो 2/7 कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो 2/7 और ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/7 निकाल दो। 7 का मल्टीपल भी दिख रहा है मुझे तो, ठीक है ना। 1/2 माइनस 2/7 तो ये हो जाएगा 7 और ये डिफरेंस भी है 900, ठीक है ना। दोनों का देखो ये डिफरेंस है, तो ये 14 यानी कितना हो जाएगा, 14 और 11 बन गया ना, 7 माइनस 4, अच्छा 3/14 आ गया, ठीक है ना। ये पार्ट है जो आपको कैलकुलेशन पे जाना है, बाकी इस पे भी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आसान है। तो 3/14 को हम देख सकते हैं, 3/14 का डिफरेंस है और वो 3/14 किसके इक्वल है, 900 के इक्वल है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। और ये हम यहाँ भी देख सकते थे कि ये जो 7 है, ठीक है ना, 7, ये जो 7 है प्राइम नंबर है, तो ये 7 कैंसिल नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि यहाँ भी 900 है, 7 कैंसिल नहीं होगा तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। इन पे ये मत सोचना कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 मल्टीपल दे देगा, 4 दे देगा, अरे नहीं यार, एक भी दिखा ना तो एक आर्ग्यूमेंट हमने साथ में लर्निंग्स के रूप में लिखा कि 7 का मल्टीपल है। हो सकता है कि कैलकुलेशन और लेंथी बन जाए, तब हम एक हथियार रहना चाहिए कि हाँ हमारे माइंड में एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है कि 7 का मल्टीपल है। गुड, अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा। क्या हुआ कि जेम्स था और ये जोनी था,
जेम्स बोला कि मैंने सेलिंग प्राइस पे 50% का प्रॉफिट देखा है, दोनों बोल रहे हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम सेलिंग प्राइस पे कंपेयर करेंगे, ना कि हम इनको दोनों को कॉस्ट प्राइस पे लेके आएँ फिर हम डिफरेंस देखें प्रॉफिट का। नहीं, बकवास बातें हैं। सेलिंग प्राइस पे लेके जाएं तो जोनी क्या बोलता है कि मैंने 40% प्रॉफिट लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे, एक साधारण आदमी देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा तुम्हें 50 का है, तुम्हें 40 का है, इसमें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत कम है। लेकिन हमें पता है कि ये तो सेलिंग प्राइस पे बता रहा है भाई, और ये सीपी पे बता रहा है, तो सीपी पे प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। जब हमें दोनों को कंपेयर करना है तो इसको भी एसपी पे लेके जाना पड़ेगा। सीपी पे प्रॉफिट एक्स बाई वाई है, तो एसपी पे प्रॉफिट एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है ना। सीपी पे कितना है 40%, मतलब 2/5, ये एक्स है ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 + 5 यानी 2/7, 2/7 28.56। यदि इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे ना तो ये तो 50% है और ये 28.56% है। अब देखो डिफरेंस, ये क्लियर हुआ ना, ये डिफरेंस है दोनों के प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पूछा इसने, दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य पे बात करेंगे। अननेसेसरली हम सीपी फाइंड करें फिर वहां से विक्रय मूल्य पे जाएं तो कोई सेंस नहीं बनता, और यही कॉन्सेप्ट की ताकत है, ठीक है ना। आप जितना जल्दी गुणा करोगे, कैलकुलेशन बनाओगे ना, उतना फास्ट हर कोई करेगा। तो जो डिफरेंस बनना है स्पीड का, वो हमेशा हमेशा आपका कॉन्सेप्ट देगा, याद रखना इस बात को। तो हमने देखा कि इसका प्रॉफिट 1/2 है और इसका 2/7 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बोलता है कि दोनों का जो प्रॉफिट है वो 900 रुपये का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 14 और ये 7 सीधा ही आ जाएगा ना यार, 14 की जरूरत ही नहीं, 7 - 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 इसका 7 का मल्टीपल आ जाएगा, सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब इनके आप यदि वो डिटेल में सॉल्यूशन देखोगे वो बनाते रहना, और जिस मेथड पे आप करते हो उससे एक बार इसको सोल्व करना, ठीक है ना। देखो जेम्स अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पे करता है, एक बार आप इसको सोल्व करोगे। जोनी क्रय मूल्य पे करता है, दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 275 है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। जेम्स 25% प्रॉफिट कमा रहा है इस बार और जोनी 15% कमा रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप इसको करोगे, अभी कर दोगे, ये नहीं कि बाद में देखूंगा ये करूंगा, नहीं। और जिस भी मेथड से करते हैं ना उस मेथड से कर लोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अभी पहली बार आपने देखा है, इनका आपस का रिलेशन नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, तब तक आप इनका क्रय मूल्य फाइंड करते जो भी करते हैं ना उस मेथड से करो। अब इनको जेम्स 25% है यानी 1/4 है, उधर जोनी 15% यानी 3/20। लेकिन जोनी तो क्रय मूल्य पे करता है भाई, जब वो विक्रय मूल्य पे जाएगा तो कम हो जाएगा, तो 3/20 जब कम बनेगा तो 3/23 बनेगा, ठीक है ना। 23 प्राइम नंबर है, इसका मल्टीपल होगा। अब ये चेक कर लेना। आओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आपने, ठीक है ना, मैं टाइम दे देता हूँ, चलो 20 सेकेंड में भी सोल्व कर दिया ना, 20 सेकेंड। मैं तो चाहता हूँ कि 5 सेकेंड में होना चाहिए। और यदि आपने अच्छे से नोट्स बनाए आज की क्लास के, आपने कॉन्सेप्ट को समझ के रिवाइज किया, तो ये 5 सेकेंड में भी होना है। लेकिन फिर भी यदि आपने 20 सेकेंड में भी इसको कर दिया तो आप बहुत आगे हो, सच में आप बहुत आगे हो। 20 सेकेंड दे दूं क्या, ठीक ना। चलो मेरे पास यार वो नहीं है, टाइमर नहीं, अदरवाइज तो मैं 20 सेकेंड दे देता, ठीक है ना। चलो ऐसे दो नोट कर लेते हैं, 2-5 मिनट बातें करेंगे, इतने में ही 20 सेकेंड निकल जाएंगे। ये बोल रहा है कि एक व्यापारी लागत मूल्य पे प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन करता है, दूसरा बिक्री मूल्य पे करता है, सेलिंग प्राइस पे करता है। वास्तविक लाभ का अंतर पता करें यदि दोनों 3,760 रुपये में बेची गई वस्तु, देखो ये इस बार चेंज कर दिया है और इसको भी चेंज कर दिया है, 17.5% का प्रॉफिट कमाने का दावा करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं
तो एक तो क्या होता है, जैसे अभी तक वो 15, 20, 25 ये परसेंटेज चल रहे थे तो मन में वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार ये तो कर दूंगा। लेकिन जैसे ये चेंज होता है ना, एक घबराहट आ जाती है कि यार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और 90% बच्चे तो ना वो केवल उस एक फीलिंग से, उस डर की फीलिंग से हार जाते हैं। नहीं, डरना नहीं है, ठीक है ना। ये कितना होता है 35/200, ठीक है ना, यानी 7/40, ठीक है ना। तो ये 7/40 है, दोनों 17.5% बता रहे हैं। तो ये जेम्स तो 7/40 है, और बॉन्ड, ये बॉन्ड की बात करें कि अच्छा जेम्स और बॉन्ड ही दिखते हैं यार, दो व्यापारी हैं, ए और बी मान लो, या जेम्स और बॉन्ड मान लो। वो बोलता है कि 7/47 हो जाएगा। क्यों? जब क्रय मूल्य पे, ये बोल रहा है क्रय मूल्य पे 7/40 है, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य पे वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये कम दिखेगा। तो जेम्स ने 7/40 बताया, बॉन्ड बोल रहा है 7/47, दोनों का डिफरेंस देख लें, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है ना, पहले इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चेक कर लेते हैं। 7 कॉमन रख लिया बाहर, 376 को 4 से डिवाइड करो, 24 कम है तो 6, 94, ठीक है ना, 7 बाहर ले लिया 94, और 47 से करेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है ना, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। 47, ये 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, इंटू 8 करके देखें, 332 और 56 पूरा पूरा गया 80, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14 × 7, 98। ये लो, चलो, यदि आपको ये भी समझ में आ गया ना, इतना भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी आज की क्लास क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गई आपको, कोई इशू नहीं आना है। और यदि यहाँ भी अभी समझ में नहीं आया, इसका मतलब है आप हमेशा नोट्स बनाओगे। एक तो ये चीज़ करनी है, नोट्स बनाने पे फोकस करना है। मैं इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है ना। और ये स्पीड अचीव की जा सकती है दोस्तों, इतना अपने आप को, अपने माइंड को ना विश्वास दिलाओ कि हम बिना कैलकुलेशन, बिना फॉर्मूला, बिना XYZ किए बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक्चुअल में आप फास्ट तभी कर सकते हो जब आप इक्वेशन नहीं बनाते, ये भी उतना ही ट्रू है। जब आप इक्वेशन बनाने लग जाओगे ना, चाहे मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने लग जाऊंगा तो मैं भी फास्ट नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो जब हमें इक्वेशन नहीं बनानी तभी हम फास्ट कर सकते हैं। और इक्वेशन कब नहीं बनाएंगे? जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, जब हमारे पास अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे। आओ बहुत ध्यान से समझना। ये बोलता है कि एक व्यापारी है जेम्स, वो बोलता है कि भाई मैं, अच्छा ठीक है, ए और बी ले लेते हैं। अब कंफ्यूज, क्योंकि अभी उसमें जेम्स में पहले इसने सही कैलकुलेट कर रखा है, ये डिफरेंस पूछा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फिर भी ये बोलता है कि मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट सही करता हूँ। सही का मतलब क्या है? सीपी पे करता हूँ, ठीक है ना। और बी क्या बोलता है? वो गलती से बिक्री मूल्य पे कैलकुलेट कर लेता है। नादान है बेचारा, तभी तो बिक्री मूल्य पे कैलकुलेट कर लिया यार, ठीक है ना। नादान है, बिक्री मूल्य पे कैलकुलेट कर लिया, कम दिखा रहा है अपना प्रॉफिट। यदि क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता तो ज्यादा दिखाता दुनिया को, समझ रहे हो ना, ज्यादा दिखाता। लेकिन चलो नादान है तो इसने एसपी पे कैलकुलेट कर लिया। यहां तक सही है। उनका जो प्रॉफिट था एक्चुअल में, उसमें डिफरेंस पूछा है, एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे इसने, वास्तविक लाभ में, ठीक है ना। और बेचा कितना दोनों ने? दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो है 3760 और इसने भी 3760 बेचा है। और दोनों ये बोलते हैं कि हमें 17.5% का प्रॉफिट हुआ है। ये बोलता है मुझे भी 17.5% का प्रॉफिट है, ये भी बोल रहा है कि मुझे भी 17.5% का प्रॉफिट है। नादानी समझ में आई अब, ठीक है ना। देखो अब दुनिया क्या देख रही है कि अच्छा तुम्हें भी 17.5% का प्रॉफिट हुआ, तुम्हें भी 17.5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। इतनी समझ नहीं है कि ये सीपी पे एसपी पे कर रहा है। अब यदि ये, ध्यान से सुनना, यदि ये सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा? यदि बी जो नादानी से, गलती से विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर लिया था इसने, यदि ये क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करना चाहेगा, ठीक है ना, तो इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यदि 17.5 के बजाय 16.66 करता तो इसका सीपी पे 20% प्रॉफिट दिखता, ठीक है ना। तो ये 21-22 मान लो आप, 21 और 22 के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो वो भी बताता हूँ कैसे करेंगे। ये सीपी पे करता तो, ठीक है ना, ये क्या, इसका मतलब कितना होता है? 7/40 हो गया, ठीक है ना। 7/40 ये कम है,
क्यों है? क्योंकि विक्रय मूल्य पे कर रखा है। जब हम इसको सीपी पे लेके आएंगे तो ये 7/33 हो जाएगा। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो होता है जब सीपी पे ना। और इसको देख लें एक बार, तो इसको हटाएं तो 3.33 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 प्लस 2.1 है, वो 21-22 के आसपास था, ठीक है ना। इतना ये ना हमें एक आइडिया लग जाना चाहिए। तो मैं इसको 21.4 लिख रहा हूँ, एक रैंडम। तो अब देखो दोनों का, यदि अब दुनिया के सामने जाना होता ना, ठीक है, तो क्या बोलते, ये बोलता है कि मैंने 17.5% का प्रॉफिट कमाया क्रय मूल्य पे, और ये क्या बोलता, मैंने 21.4% का प्रॉफिट कमाया क्रय मूल्य पे। अब कंपेयर करो, ठीक है ना। तो ये होता, लेकिन हमें वो बोलता है कि उन्होंने वस्तु को बेचा है 3,760 में। तो हम इसका ये क्रय मूल्य फाइंड करें यहाँ पे, फिर दोनों को कंपेयर करें। इसकी बजाय हम क्या करें, दोनों का बेस सेम कर देते हैं। बेस हमारे पास दे रखा है 3760। फिर हमने देखा कि भाई ये जो ए है, यदि ये एसपी पे अपना कैलकुलेट करेगा तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। 7/40 को कम करेंगे तो 7/47, तो ये तो 7/47 का प्रॉफिट है फ्रैक्शन में, और इसको 7/40 का प्रॉफिट है। क्लियर हुआ? अब इनका दोनों का डिफरेंस देख लो, यहाँ से फटाफट आ जाएगा। ये हमने देखा कि इनटू डिफरेंस देखें तो 3760, दोनों में 7 कॉमन था, तो एक चीज़ तो ये आ गई, 7 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो ये 2 आ गए ऑप्शन, ठीक है ना। बट इससे ये मत सोचना कि 2 ऑप्शन आ गए हैं, अभी एक भी तो आया था, ठीक है ना। ये माइंड में चलते रहने चाहिए पैरेलल। 7 को बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो इसको देखा था ये 8 से कैंसिल हो रहा था, 80, तो ये हो गया 80। और इसका 3760 को देखा था, तो ये 24 कम है 400 से, 376 देखो, 400 से 24 कम है, तो 4 के पार्ट में देखें तो 1 पे 6 कम हो जाएगा, तो 100 पे 6 कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 94। तो ये 94 है, और इसका जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो डिफरेंस 14 × 798 ये हो जाएगा। अब बोलो, क्या हम इस टाइप की कैलकुलेशन को भी बहुत फास्ट कर सकते हैं? यस। और यदि आप इसमें क्रय मूल्य फाइंड करने लगे और इक्वेशंस पे उलझ गए तो कोई सेंस नहीं है। कर सकते हैं। अब आगे देखो, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है ना। हाँ, ये टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लेना, ऐप है, ठीक है ना। इस पर बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, इनकी PDF हो, क्वेश्चंस हो, चाहे ई बुक्स हों, तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लोगे। ऐप डाउनलोड करके आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल देख लो। फेसबुक पे आप फॉलो कर लो, न्यून क्लासेज चैनल है जिस पे आप ये देख रहे हो क्लास। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ ना, वो क्रांति है, वो रिवोल्यूशन है मैथ्स में। तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अपडेट मिलता रहे। एक ऋग्वेदो चैनल है, जिन बच्चों को बैंक के लिए करना है स्पेशली, उनके लिए बहुत अच्छे ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। और जो बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी PDF भी यहाँ पे आपको न्यून पे मिल जाएंगे ऐप पे, ठीक है ना। पूरे पेपर को न्यून अप्रोच के साथ सोल्व किया है, तो आप ये भी देख लेना। अच्छा, एक NTPC पे मैंने बहुत अच्छी क्लास ली है, 8 घंटे के आसपास है, तो ये भी ज़रूर देखना। यहाँ इन्हीं कॉन्सेप्ट को मैंने अलग अलग तरह से अप्लाई करके बताया। तो खूब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और यदि आप मेरी क्लास से इम्प्रूव कर रहे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करोगे, एक अच्छा सा कमेंट डालोगे, लाइक करोगे, और खूब मेहनत करोगे यार। अब सिलेक्शन लेके मानना है हमें, और लाइफ में है ना कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, केवल और केवल सिलेक्शन। हमेशा ये मोटो होना चाहिए, मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। हम पूरी न्यून टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, आप भी खूब मेहनत करो। और यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको कोर्स भी लेना चाहिए, मेरा ऑनलाइन पेड कोर्स है, वो भी आप ज़रूर लेना चाहिए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है ना। अभी आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में CPR कैसे कैसे अप्लाई होगा वो डिटेल में मैंने समझा है, तो वो एक पहले की वीडियो थी, वो मैं यहाँ साथ में इसके साथ लगा रहा हूँ, तो वो भी आपको पूरा देखना है। पूरी क्लास देखोगे और अच्छे से नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। आज बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, दोबारा CPR अपन देख चुके हैं।
सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एप्लीकेशन है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा। और यदि आपने सीपीआर की 2 वीडियो और दी हैं मैंने, वो नहीं देखी हैं, तो आप वो वीडियो पहले जरूर देख लेना, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और वैसे जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तब भी आप ये एक एस्पेक्ट तो जरूर समझ पाओगे। सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो इसकी पूरी मैथ्स में एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आ जाओ। ये बोलते हैं एक व्यापारी, बहुत ध्यान से समझोगे, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन आने हैं, इनके आंसर्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर अपना लाभ कैलकुलेट करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। ठीक है, 2 लोग हैं, एक तो क्रय मूल्य पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर। जब उनका विक्रय मूल्य समान है, जब उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपए है। तो जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 85 है और दोनों को 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अब आप थॉट प्रोसेस समझना, मैं इस पे दोबारा आऊंगा। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए। देखो, यदि किसी को क्रय मूल्य पर प्रॉफिट बता रहा है तो वो ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो आदमी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट बता रहा है और 20% बता रहा है, तो ये विक्रय मूल्य पे कम हो जाएगा और कम होके 16.66 दिखेगा आपको। ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं? ये वैल्यू मैं सीपीआर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ इसकी फर्स्ट वीडियो में। अभी मैं एक बार दोबारा टेबल पे आऊंगा, आप समझते चलना। 16.66% का, इसका मतलब यदि हम दोनों को, जो 2 लोग हैं, दोनों के प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करें, तो एक का प्रॉफिट तो 20% है जो विक्रय मूल्य वाला है और क्रय मूल्य वाले का प्रॉफिट है 16.66। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 3.33%। ये कितना होता है? 1/30। यानी जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 1/30 है और ये किसके बराबर है? 85। यदि एक 85 के बराबर तो 30 85 से गुणा कर दें, बोलो कितना हो जाएगा? 85 गुणा 3 255, 1 जीरो लग जाएगा, 255 जीरो, ये आंसर है। ठीक है, और ये तो लिखा मैंने आपको समझाने के लिए है। इस क्वेश्चन पे जब अपन वीडियो खत्म करूंगा तब वापस आएंगे इसी क्वेश्चन पे, और उस टाइम तक आप उस थॉट प्रोसेस में ढल जाओगे और आप 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, देखो। यदि 2 लोग विक्रय मूल्य पर, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो दोनों को एक ही बेस पे ले आने के लिए एक विक्रय मूल्य वाला 20% है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो जो 20% क्रय मूल्य पर दिख रहा है वो विक्रय मूल्य पर वास्तव में 16.66 है। तो दोनों का गैप है वो 3.33%, यानी 1/30 है। 1/30 85 के बराबर है, यानी 1/85 है तो 30 कितने के बराबर होगा? 85 गुणा 3 8, 85 को गुणा करो 80 गुणा 3 240, 5 गुणा 3 15, 255 और 1 जीरो, ये आंसर। ठीक है, अभी हो सकता है आप इस थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आप उस थॉट प्रोसेस को समझ जाओगे। दूसरा एस्पेक्ट, वीडियो कंप्लीट करोगे, फिर आप कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के बेसिक्स की एक वीडियो है वो देखोगे, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसकी एप्लीकेशन है वो देखोगे, फिर दोबारा इस वीडियो पे आओगे, तब आप देखोगे कि कैसे आप 2 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। चलो आगे चलें। देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं। देखो, जब भी हम बेस चेंज करते हैं, ठीक है, बेस चेंज करते हैं, तब हम सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो की अप्लाई करते हैं। ये एक वैल्यू जब अधिक होती है तो उसके लिए अपन x/y काम में लेते हैं, और जो वैल्यू कम होती है उसके लिए x/x प्लस y ये काम में लेते हैं। ये कम को रिप्रेजेंट करता है, ये अधिक वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आया? ठीक है, ये डिटेल में करवा चुका हूं मैं सीपीआर 1 में। ये वैल्यू है अधिक वाली और ये वैल्यू है कम वाली। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, लॉस भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक पॉसिबल आंसर ही हो सकता है जो मैं अभी समझाऊंगा। एक पॉसिबल रीजन तो क्या है कि हम ये मानते हैं कि जितना इन्वेस्ट किया है हम उसी पे कैलकुलेट करें, इसलिए क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे अपन बात करते हैं। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कोई दूसरे रीजन रहे हो, ये तो हजारों साल से चला रहे। तो एक पॉसिबल रीजन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, 2 लोग हैं, ए और बी। ठीक है, 2 घटनाएं देखते हैं अपन। दोनों ने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा, क्रय मूल्य 100 रुपए है और इसने प्रॉफिट कमाया 20 रुपए का।
ठीक है, तो बेच कितने में दिया, 120 रुपए में बेच दिया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट का प्रतिशत हुआ, और ये क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर, प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे तो ये कहेगा मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही बेसिक से करवा रहा हूं। पहले अपन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद आप स्पीड देखना है क्या स्पीड आती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बी था, इसने भी कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, और प्रॉफिट कमाया 20 रुपए प्रॉफिट कमाया इसने। तो बेच कितने पे दिया, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120। लेकिन उसने सोचा कि मैं विक्रय मूल्य पे भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वो बोलता है कि मैं प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट करता हूं वो विक्रय मूल्य पर करता हूं। तो विक्रय मूल्य पर ये देखो क्या बनेगा, 20 रुपए कमाए कितने पर, 120 रुपए पर। तो ये कैलकुलेट करते हैं, कितना बन जाएगा, 1/6 या 16.66%। देखो एक ही घटना है, दो लोग थे, 100 रुपए में सामान खरीदा, 20 रुपए अब्सोल्यूट वैल्यू में 20 रुपए कमाए इन्होंने, और बेच दिया 120 में। यानी एक ही घटना को हम दो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है तो ये बोलता है 20% का प्रॉफिट है, ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है तो बोलता है 16.66% का प्रॉफिट है। अब ये दोनों लोग आपके पास पहुंचते हैं मान लो, और आपको ये बोलते हैं कि भाई कुछ इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। अब ये इतना टाइम किसके पास होता है कि हम ये सारी चीजें एनालाइज करें, तो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है। बाकी हम क्या पूछते हैं इससे कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये बोलता है मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैंने 16.66% का प्रॉफिट कमाया, जबकि घटना सेम है। देखो कैसे बेस चेंज होने से चीजें बदल जाती हैं। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किस पे दांव खेलेंगे, किसको चूज करेंगे, इस 20% वाले को चूज करेंगे। क्लियर हुआ। इसलिए प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा दिखता है। हम ये तो चाहते हैं प्रॉफिट है तो वो ज्यादा दिखे। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस बार दूसरा केस भी देखते हैं अपन। ठीक है, मान लो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है, मार्केट डाउन चल रहा है, उस टाइम लॉस हो गए, तो लॉस का केस भी अपन देखते हैं। इसने 100 रुपए में खरीदा था, इस बार इसका लॉस है। चलो पूरा दोबारा देखते हैं। इस बार इसको लॉस हुआ कितने रुपए का, 20 रुपए का। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 80 रुपए। ठीक है, अब ये लॉस प्रतिशत कैलकुलेट करता है, और ये बोलता है मैं क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करता हूँ। चलो देख लेते हैं इस बार क्या होगा। 20 रुपए का लॉस है, क्रय मूल्य है 100, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, 20% का लॉस हुआ। तो जो आदमी 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए के घाटे में 80 रुपए पे बेचा, और बोला कि मैं क्रय मूल्य पर अपना लॉस कैलकुलेट करता हूं, तो ये हो गया 20% का। उधर उसकी बी की भी बात कर लेते हैं, भाई वो क्या बोल रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपए का है, इसको भी 20 रुपए का ही लॉस हुआ है। लॉस है इसका 20 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 80 रुपए। ठीक है, वो बोलता है कि मैं लॉस कैलकुलेट करता हूं प्रतिशत में अगेन सेलिंग प्राइस पर ही, वो विक्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करता है। तो देखो क्या बनेगा, 20 रुपए का लॉस है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 80, तो 100 पे बताओ कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, उसका 25% का लॉस है, इसका 20% का लॉस है। चलो अब ये दोबारा वापस आपके पास मिलने आते हैं, बोलो कि भाई पैसा लगाओ। आपने इससे पूछा तुम्हें कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये बोलता है कि ये हमें भी पता है, मान लो कि मार्केट डाउन है तो अपन लॉस में बात करते हैं। ये बोलता मुझे 20% का लॉस हुआ है। हमने उससे पूछा तुम्हें कितने का लॉस हुआ है, तो बोलता मुझे 25% का लॉस हुआ है। ठीक है, दोबारा हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे जो क्रय मूल्य पे बात कर रहे हैं। तो यहां से समझ में आई दोनों समान घटनाएं हैं। जैसे हम बेस चेंज करके बात करते हैं, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो आपकी समझ है, या जो फैक्ट है, वो चेंज हो जाते हैं। ये यहां तक समझ में आया, बोलो। अब मैं इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, अपन रियल लाइफ से अपन इसको ऐड कर देते हैं। यहां से हम क्या देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों, देखो प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट हम कैसा चाहते हैं,
जो हमारी अच्छाइयां हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, हम वो अच्छाइयों को बढ़ा के बताते हैं। सही है। मान लो आपके एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 86% मार्क्स आए हैं, तो आप दोस्तों को राउंड ऑफ करके क्या बताते हो, 85 बताते हो या 90? बोलो, 86 90 बन जाता है। हम रैंडम ये बोलते हैं कि यार 90% मार्क्स आए हैं। जो भी हमारी अच्छाई है वो हम बढ़ा के बताते हैं, जो भी अच्छाइयां हो। ठीक है। तो प्रॉफिट भी हम चाहते हैं कि बढ़ के दिखे, और वो प्रॉफिट बढ़ा हुआ कब दिखता है, जब हम इसको क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो जो बढ़ने वाली वैल्यूज हैं प्रॉफिट में, वो क्रय मूल्य पे होंगी। अब हम प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पे लेके जाना चाहें, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम दिखेगा। प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। क्लियर हुआ। प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ज्यादा है, हम ज्यादा बताना चाहते हैं, इसलिए तो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, तो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कम दिखता है। अब चलो लॉस की बात करते हैं। ठीक है। और ज्यादा और कम में ये भी देख लेते हैं, ज्यादा वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई थी, और कम वाली वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है। ठीक है ना, ये वैल्यू ज्यादा की है। यदि आपने सीपीआर की वीडियो नहीं देखी है पहली दो, तो जरूर देख लेना भाई, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। और कम वाली वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है। आओ अब अपन बात करते हैं लॉस की। लॉस, बोलो लॉस कैसा चाहते हैं अपन, लॉस बढ़ा के बताना चाहते हैं या कम करके? ठीक है। यदि एक साधारण ह्यूमन नेचर की बात की जाए, तो वो लॉस को कम दिखाना चाहता है, वो अपनी कमियों को छुपाना चाहता है, तो लॉस भी हम कम बताना चाहते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी के साथ छोटी मोटी तू तड़ाक हुई और उसने आपको थप्पड़ मार दिया, पिटाई कर दिया आपकी, आपके पिटाई करके वो निकल गया। आप चलना स्टार्ट हुआ, इतने में आपके कोई दोस्त मिल गए, उन्होंने पूछा अरे क्या हुआ यार, ये गाल लाल कैसे हो रहे हैं, क्या दिक्कत हुई? आप क्या बोलते हो कि अरे यार ऐसे पैर फिसल गया था, ऐसे गिर गया था। फिर बोलता है नहीं ये तो थप्पड़ के निशान लग रहे हैं। फिर आप उसको बताते हो पूरी कहानी, और क्या बताते हो कि यार लड़ाई हो गई थी ऐसे, और मैंने उसको खूब धोया, वो तो बच के भाग के निकल गया, अदरवाइज आज मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था। समझ रहे हो। तो जो कमियां हैं वो आदमी कम करके बताना चाहता है, एक्चुअल में हम कमियां बताना ही नहीं चाहते। तो जो लॉस है वो हमारी कमी है, हम उस लॉस को भी कम बताना चाहते हैं, और वो कम कब बताया जाएगा, जब वो क्रय मूल्य पे होगा। आओ, तो लॉस है ये क्रय मूल्य सीपी पे आपको कम दिखता है। जब हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो लॉस बढ़ के दिखने लग जाता है, इसलिए हम हमेशा लॉस भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। अब क्लियर हुआ पिक्चर, प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ज्यादा है, लॉस क्रय मूल्य पे कम है। कम वाली वैल्यू को अपन यहां से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो एक्स अपॉन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार वापस उस क्वेश्चन पे आता हूं, फिर उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, फिर ये जो वैल्यूज हैं इनकी टेबल को डिस्कस करेंगे, और फिर फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आओ देखो, अब यहां पे आते हैं। ये बोलता है, मैं इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं अभी एक बार, 20% का प्रॉफिट बता रहे हैं दोनों, तो सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है। ठीक है। तो जो एक तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे 20% है, दूसरा बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे 20% का है। इसका मतलब इसको देखो, क्रय मूल्य पे ये 20% बता रहा है, इसका मतलब यदि इससे कंपेयर करवाएं और इसको भी विक्रय मूल्य पे लेके चलें तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है। तो ये प्रॉफिट ज्यादा है, फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/5, इधर लेके आएंगे ये ज्यादा वाली वैल्यू है, तो इधर लेके आएंगे तो ये 1/6, 1/6 16.66%। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी क्रय मूल्य पे 20% प्रॉफिट बता रहा है, यदि वो विक्रय मूल्य पे जाएगा तो 16.66% का ही प्रॉफिट है। ये अभी अपन एक एग्जांपल से समझ भी चुके हैं, बाकी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है। तो एक व्यापारी है, उसका तो 20% प्रॉफिट है विक्रय मूल्य पर, जो दूसरा है उसका विक्रय मूल्य पर हो गया 16.66%। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा 3.33%। 3.33% का मतलब था 1/30, यानी 30 रुपए पर 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक किसके बराबर है, 85 के बराबर है। तो 30 किसके बराबर होगा, इसको 30 से गुणा कर देंगे, 255 और एक 0। ठीक है।
अब अपन मैं इसको दोबारा शुरू करता हूँ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे अपन और फिर वापस लास्ट में इस क्वेश्चन पे आएंगे। तब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा। आओ देखते हैं। देखो अब इसके सॉल्यूशन भी देख लो एक बार आप, ठीक है। दो मेथड से मैंने इसको सोल्व किया है। ये जो बेसिक्स वाले मेथड हैं ये मैं आपको तब करवाऊंगा जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो अभी तक मैं ये आपको कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने सीखे हैं 12 साल के अपने एक्सपीरियंस के दौरान, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम जब अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो पहले मैं आपको बेसिक भी करवाऊंगा, फिर सीपीआर करवाऊंगा। ऐसे ही आरएन रेशियो है, अप्रोक्सीमेशन है, डिजिट सम है, इन सब की एप्लीकेशन मैं आपको करवाता चलूंगा। देखो एक ये बना, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, और फिर ये कैलकुलेशन आती है। अब यहाँ पे ये आंसर पे आप पहुंचते हो, इस कैलकुलेशन को देख के बच्चा डरता है। समझ रहे हो, जो साधारण सी चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नजर आती हैं। इसका दूसरा मेथड भी है, ये मेथड भी अपन तब डिस्कस करेंगे। इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका आंसर पहुंचता है, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन का डर है या मैथ्स का डर है वो इन फॉर्मूला ने, इन एक्सप्लेनेशन ने बनाया। ये भी मैं बहुत आसान करके बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, शुरू करें। ये आपकी टेबल दे रखी है। सीपीआर 1 वाली वीडियो में मैंने इनको पूरा डिटेल में समझाया है, यहां भी एक बार समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो 1/2 ये वैल्यू ज्यादा वाली वैल्यू है, इंक्रीज। यदि ए 1/2 से बढ़ता है इसका मतलब ये x अपॉन वाई है, तो कम ये ज्यादा है भाई, ठीक है ना, और ये कम है, तो कम क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई। यदि 1/2 ज्यादा है तो कम कितना हो जाएगा, 1, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो x तो आ गया 1, y 2 है, तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2 यानी 1/3। ये रहा 33.33%। इसका मतलब जो वैल्यू बढ़ने वाली है या जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो तो 50% है, कम वाली वैल्यू 33.33 है। ज्यादा वाली वैल्यू यदि 33.33 है तो कम 25 है। इधर कम वाली वैल्यू यदि 16.66 है तो ज्यादा वाली वैल्यू 20 है। एक चीज और समझ में आई, जो वैल्यू ज्यादा है या जो बढ़ने वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होगी और घटने वाली वैल्यू हमेशा कम होगी जब वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे। यहां भी आप देख सकते हो, देखो ये इंक्रीज बढ़ने वाली वैल्यू है तो 100 के कोरस्पॉन्डेंस में इधर 50 कम है, घटने वाली वैल्यू हमेशा कम है। 50 33.33, 33.33, 25, 25 के लिए कम कम होता जाएगा उधर, और इधर आएंगे तो बढ़ता जाएगा। 20 ज्यादा है, 16.66 कम है, 16.66 ज्यादा है, इधर 14.28 कम है। तो आप एक बार इस टेबल को भी ध्यान से समझोगे, ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं ये मैं परसेंटेज क्यों पूरी मैथ्स में काम में लेंगे, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक टेबल ये है, ये भी आप बना लोगे, मैंने इनको समझा चुका हूं मैं सीपीआर 1 में। एक टेबल ये है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको लगे कि इतनी वैल्यूज कैसे याद होंगी, बहुत आसान है, ठीक है ना। एक के कोरस्पोंडेंस में दूसरी वैल्यू है तो आपको एक वैल्यू समझनी है, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए मैंने, इन कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। उनके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर लाभ ही ज्यादा होता है तो विक्रय मूल्य पे कम हो जाएगा। ज्यादा वाली वैल्यू 1/5 है तो कम वाली वैल्यू 1/6, 16.23, ठीक है, ये आंसर है। बहुत फास्ट होना है भाई, बहुत फास्ट। क्रय मूल्य पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, 20 ज्यादा वाली वैल्यू तो कम वाली वैल्यू 16.66, आंसर। आ जाओ, क्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट है, 25% ज्यादा है तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम होगा, 25 ज्यादा तो कम कितना है, 20, आंसर ये रहा। ये 40% का प्रॉफिट है, 40 ज्यादा वाली वैल्यू है तो कम वाली वैल्यू 28.56, ये याद हो जाएंगी। चलो मैं एक बार बता भी देता हूं, 40% ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब 2/5 हुआ 40%, तो कम वाली वैल्यू ये देखो, ये x है ये y है, तो ये होगा x अपॉन एक्स प्लस वाई, जहां पे x की वैल्यू कितनी है 2, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू रख देंगे 2 और 2 + 5 यानी 7, 1/7 14.28 होता है, तो 2/7 28.56, ये आपका आंसर है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर तो लाभ कम दिखता है भाई, तो प्रॉफिट जब अपन क्रय मूल्य पे लेके आएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। विक्रय मूल्य पे यदि 20% है तो क्रय मूल्य पर 25%,
ठीक है, ये आंसर। चलो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझोगे। विक्रय मूल्य पर लाभ या प्रॉफिट कम दिखता है तो ये वैल्यू 20% को देखो अपन क्या बोलेंगे, 1/5। ये वैल्यू कम है तो अपन ज्यादा की तरफ चलेंगे, ज्यादा की तरफ कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 की वैल्यू 25%। ये वैल्यूज हमेशा याद रखनी है, याद हो जाएंगी, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। आगे चलो, ठीक है। बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर तो लाभ कम दिखता है तो 25% तो कम है, तो ज्यादा वाली वैल्यू 33.33%, ये रहा। और एक चीज और देखो, ऑप्शन से भी ये 10 में आया हुआ है, जितने क्वेश्चन आए थे इस कॉन्सेप्ट पर वो सारे ले लिए मैंने। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम दिखता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो 25 से ज्यादा होगा हमारा आंसर, 25 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है आंसर। आ जाओ, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्ञात करें तो 10% का प्रॉफिट है। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य पर ज्यादा होगा। अब देखो 1/10 कम वाली वैल्यू है तो ज्यादा वाली वैल्यू 1/9 हो जाएगी, ठीक है। ये x/x+y है कम, और ज्यादा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x/y, जहां पे x की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को। x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 9, तो इधर 1/9, ठीक है। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, सही, 1/9, 11.11, ये आंसर आ जाएगा। यदि आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप CPR1 वाली वीडियो, CPR2 वाली वीडियो जरूर देख के आओगे, और पहले इसको एक बार कंटिन्यू चलने दो, पूरा लास्ट तक समझ में आने लग जाएगा। आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने पर, विक्रय मूल्य पर हमने ज्ञात किया तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। विक्रय मूल्य पे तो प्रॉफिट कम दिखता है तो क्रय मूल्य पे ज्यादा होगा, 50 की ज्यादा वाली वैल्यू के लिए 100, ये 100, क्रय मूल्य पर 100% का प्रॉफिट है। किस, अब लॉस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, हानि वाले, ठीक है। ये बोलता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर हानि 25% है, तो विक्रय मूल्य पे हानि क्या होगी। क्रय मूल्य पे हानि बताओ कैसी होती है, हानि को हम कैसा दिखाना चाहते हैं, कम दिखाना चाहते हैं, तो कम वाली वैल्यू 25 है तो ज्यादा वाली वैल्यू 33.33%, ये रहा। और ज्यादा के लिए 25, हाँ एक ऑप्शन भी एक ही है, 25 लॉस है कब, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे लॉस कम दिखता है, तो जब अपन विक्रय मूल्य पे चलेंगे तो लॉस बढ़ के दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, तो 25 से ज्यादा दिखेगा, और 25 के लिए ज्यादा वाली वैल्यू 33.33। क्रय मूल्य पे जो लॉस है वो 20% का है, क्रय मूल्य पे लॉस कम दिखता है तो ज्यादा वाली वैल्यू 20% के लिए 25%, ये वैल्यू याद हो जाएंगी भाई। आगे देखो, क्रय मूल्य पे हानि 40% है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखेगी, तो 40% के लिए ज्यादा वाली वैल्यू चेक करते हैं। चलो ये मैं समझाता हूं एक बार, बहुत ध्यान से समझोगे। क्रय मूल्य पर जो लॉस है वो कम दिखता है, ठीक है, हम लॉस कम बताना चाहते हैं, कम वाली वैल्यू को अपन रिप्रेजेंट करते हैं x/x+y से, ठीक है। तो यदि अपन इसको सेलिंग प्राइस पर लॉस ज्ञात करना चाहेंगे तो लॉस ज्यादा दिखेगा, और ये ज्यादा वाली वैल्यू अपन रिप्रेजेंट करते हैं x/y से, ये समझ में आया, x/y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्रय मूल्य पर जो लॉस है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40%। 40% कितना होता है भाई, 2/5, तो ये वैल्यू 2/5 है, जिसमें x की वैल्यू कितनी होगी, 2, और x प्लस y की वैल्यू होगी 5। तो x/y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2, और y की वैल्यू देखो x 2 है तो y 3 ही बचेगा, 2/3, 2/3 मतलब 6.66%, ठीक है, ये रहा। यदि आपको क्रय मूल्य पर हानि 40% की दिख रही है तो विक्रय मूल्य पर वो 66.66% की हानि दिखेगी। चलो आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, विक्रय मूल्य पे तो हानि ज्यादा दिखती है तो क्रय मूल्य पे कम कर दो, 20% के लिए कम वाली वैल्यू 16.66%, ये रहा, ये आया हुआ है 99 में, ठीक है। ये देखो, विक्रय मूल्य पर 8/1/3% की हानि है, ठीक है, 8/1/3 की हानि है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, हानि का क्रय मूल्य पर क्या होगा,
सेलिंग प्राइस पर आपको लॉस दिख रहा है ये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर लॉस ज्यादा है, तो क्रय मूल्य पर लॉस कम हो जाएगा। 8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12। 1/12 यदि ज्यादा है तो ये कम होगा, ये कितना हो जाएगा? 1/13। 1/13 की वैल्यू देखो आप ही, ठीक है, प्रतिशत में, यानी 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 13,791 ये रहा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी कैलकुलेशन है आप यहाँ, अभी नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन एक बार, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, उसके बाद स्पीड देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि है। विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखती है तो कम वाली वैल्यू देखें, ज्यादा 10% यानी 1/10, तो कम वाली वैल्यू 1/9। 1/9 के लिए क्या वैल्यू बनेगी? कम वाली 1/11, ठीक है, ये जुड़ जाएगा ना एक्स अपॉन, तो 1/11 के लिए क्या बन जाएगा? 9 से ही 1/11, ठीक है। तो जो हानि, जिस ट्रांजैक्शन में आपको हानि विक्रय मूल्य पर 10% के नजर आती है, वो हानि क्रय मूल्य पर 1/11 नजर आएगी आपको, ठीक है, यानी क्रय मूल्य पर हानि कम हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 16 में आया हुआ था। विक्रय मूल्य पर हानि है 25%, विक्रय मूल्य पे हानि है 25। विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखती है, जो लॉस है वो विक्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, तो क्रय मूल्य पे लॉस कम हो जाएगा। 25 के लिए कम वाली वैल्यू 20%, आंसर। आगे देखते हैं, ये 2010 में आया हुआ है। एक व्यक्ति को, ठीक है, कोई बेडशीट बेच रहा है, चादर बेच रहा है, और 450 रुपए में खरीदा उसने, ठीक है, 450 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पे बेचा, लेकिन उसने ये लाभ विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो चादर का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक तो चॉइस है आपके पास ऑप्शंस में, ठीक है, ऑप्शन से आप जा सकते हो कि 450 रुपए में खरीदा था और विक्रय मूल्य पे 10% है। इसका मतलब देखो यहाँ से ऑप्शन में 500 दिख रहा है आपको, कैसे किया हमने? 500 का 10% 50, यानी 500 रुपए में बेचा और 50 रुपए उसने प्रॉफिट के कमाए, तो खरीदा कितने में था? 450 में। एक तो ये भी ऑप्शन से जा सकते हो। दूसरा, हम इसको वैसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। विक्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? कम नजर आता है, यानी जो 10% है वो कम है। इधर वैल्यू 10% कम है तो इधर चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 1/9। इसका मतलब है 450 पर उसको 1/9 का प्रॉफिट है। क्रय मूल्य पे आ गए, ये सीपी पे आ गए। तो 450 पर 1/9 प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। 9 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 450 पर कितने का होगा? ठीक है, कितने का होगा? 50 रुपए का। तो 450 पर 50 रुपए कमाए उसने और 500 रुपए में बेच दिए। क्लियर है? अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस में ये एप्लीकेशन बता रहा हूं, ये एक पार्ट है भाई। जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो अभी अपन स्किल्स डेवलप करें, ये उस एक पार्ट, क्वेश्चन के एक पार्ट में काम आने वाली चीजें, समझ रहे हो? आगे देखो, या तो आप हर एक चीज को कैलकुलेट करते रहना, या हम नए कॉन्सेप्ट सीख लें, नए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम कर लें, डीप नॉलेज पे काम कर लें और डायरेक्ट सोल्व कर दें। इन सारी चीजों को मैं बार बार काम में लेने वाला हूं पूरी मैथ्स में। आओ आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, जेम्स अपना प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है, रेक्स है वो क्रय मूल्य पे फाइंड करता है। उन्होंने देखा कि जो प्रॉफिट का अंतर है वो 100 रुपए है और दोनों का विक्रय मूल्य समान बता रहा है अभी, तो हम विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दोनों बोलते हैं कि हमें 25% का लाभ हुआ है। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता हूं और 25% लाभ कमाता हूं, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर 25% कमाया है, ठीक है। दूसरा बोलता है मैं क्रय मूल्य पर कमाता हूं और 25% कमाता हूं। बोलो इसमें किसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है? इसने ज्यादा कमाया, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य पे तो प्रॉफिट कम दिख रहा है। यदि ये भी क्रय मूल्य पे आता तो 33.33% बात होती, विक्रय मूल्य पे कम है तो 25 कम है, 25 कम के लिए ज्यादा वाली वैल्यू 33.33% है। या हम, क्योंकि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करना है, इसलिए दोनों को ही विक्रय मूल्य पे ले आते हैं। ये व्यक्ति जो बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पे 25% कमाता हूं, क्रय मूल्य पे 25% ज्यादा दिखता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, तो यदि ये विक्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट करे तो ये कितना दिखाएगा? ये 20% बताएगा।
अब हमारे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये विक्रय मूल्य पर 25% कमा रहा है ये तो, और ये 20% कमा रहा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य को बेस मान के अपन कैलकुलेट करें तो 5% का डिफरेंस है। 5%, 5% का मतलब क्या हुआ? यदि 5 रुपए का डिफरेंस है तो विक्रय मूल्य 100 रुपए है। क्लियर हुआ ये? लेकिन वास्तव में तो जो डिफरेंस है वो 100 रुपए का है, ठीक है, यानी इसका 20 गुना है तो 100 का भी 20 गुना हो जाएगा 2000 रुपए। ये रहा, तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 2000। ये मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी एक बार नए हो, मेरे साथ जुड़े नहीं हो। जैसे जैसे आप मेरे साथ मेरे थॉट प्रोसेस को समझने लग जाओगे, आपकी स्पीड ऐसी बननी है, आप सोच नहीं सकते कि ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। और जो वो पेन कॉपी कैलकुलेशन ये सब बिल्कुल हटा दूंगा, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस से। और ये थॉट प्रोसेस सीखने में जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी जीवनियां पढ़ी है मैंने, वैदिक मैथ्स पढ़ा है, उन पे वर्क किया है, तो वहां से ये विजन डेवलप हुआ है जो 12 साल का एक्सपीरियंस है। समझ लो? तो आपको यदि स्पीड फास्ट करनी है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में जाना है, तो ये कैलकुलेशन स्किल्स को, कैलकुलेशन स्किल्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो थॉट प्रोसेस, जो विजन में दे रहा हूं ना, उस पे आप काम करते चलो। आओ आगे चले, मैं तो एक बार रिपीट करूं। देखो, ये बोलता है कि दो लोग हैं, एक विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है प्रॉफिट, एक क्रय मूल्य पे। हमें पता है विक्रय मूल्य पे कम दिखता है, ठीक है, तो जो 25% है उस वो विक्रय मूल्य पे रख लिया। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो जो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा था प्रॉफिट, उसको विक्रय मूल्य पे ले चलते हैं। क्रय मूल्य पे 25% बताया, क्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, उसको कम कर दो, तो 25 के लिए कम वाली वैल्यू 20 है। तो जो व्यक्ति क्रय मूल्य पे भी 25% बता रहा था, वास्तव में विक्रय मूल्य पे तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज कैसे बन गई कि एक आदमी को विक्रय मूल्य पे 25% का प्रॉफिट है, एक को 20% का प्रॉफिट है विक्रय मूल्य पे। तो दोनों को कितने परसेंटेज की बात करें तो दोनों को 5 रुपए का डिफरेंस आया, कितने पर? 100 रुपए पर। लेकिन ये बोलता नहीं, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस तो 100 रुपए है, इस 5 का 20 गुना, तो ये जो 100 इसका भी 20 गुना हो जाएगा 2000। आगे चलते हैं, ठीक है। ये वापस आ गए उस क्वेश्चन पे, अब आप समझोगे, मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाएगा। देखो, ये बोलता है कि दो लोग हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे 20% प्रॉफिट बताते हैं, तो विक्रय मूल्य वाला है वो तो 20% बताएगा, क्रय मूल्य वाला है 20% क्रय मूल्य पे बताता था, तो वो कम करेगा विक्रय मूल्य पे के लिए 16.66 बताएगा। दोनों का डिफरेंस 3.33% ही होता है, 1/30। इसका मतलब 1 85 के बराबर है, तो 30 किसके बराबर होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 85 गुना 3 255 और 1 0। आंसर समझ में आया? एक दो बार और वीडियो देखोगे, यदि आप नए हो मेरे चैनल पे, मेरे साथ मेरी चीजें समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक बार जरूर देखोगे। और CPR 1 और CPR 2 वो भी साथ साथ देख के आओगे, वहां मैंने इसको कॉन्सेप्चुअली पूरा एनालाइज किया है। आगे चलें, ठीक है। ये देखो, एक पुस्तक विक्रेता, ये 2012 में आया हुआ है, लाभ प्रॉफिट क्या होगा जब वो अंकित मूल्य पर बेच दे, ठीक है, अंकित मूल्य पर। अपन अभी डिस्काउंट में वहां भी लेके चलूंगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि ये जो मेथड्स हैं ये कोई ट्रिकबाजी नहीं है कि कहीं एक जगह अप्लाई हो गया, पूरी मैथ्स में इक्वली अप्लीकेबल है ये चीजें। आओ, अंकित मूल्य पर उसको 25% की डिस्काउंट पे खरीदा था, ठीक है, मान लो उसने 25% डिस्काउंट पे खरीदा, तो चलो मैं एक बार समझाता हूँ। 100 रुपए अंकित मूल्य था, ठीक है, मार्क प्राइस थी, इस पे उसको डिस्काउंट मिल गया 25%, ठीक है, तो उसने कितने में खरीदा? 75 रुपए में। अब वो बोलता है कि वो मार्क प्राइस पे बेचने लग गए, तो जो घटने वाली या कम वाली वैल्यू 25 है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 33.33%। ये तो मैंने बनाया है ताकि आप रिलेट कर पाओ, अदरवाइज हमें पता है कि कम वाली डिस्काउंट है, डिस्काउंट कम होता है, कम वाली वैल्यू 25 है तो बढ़ने वाली वैल्यू 33.33। ये रहा आंसर। ये 33 कहां से आया? वो क्या करेगा देखो, दोबारा समझते हैं चलो। डिस्काउंट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, इन्हीं के लिए। 100 रुपए मार्क प्राइस था, एक आदमी कोई आर्टिकल खरीदने गया, उस पर 100 रुपए लिखे हुए थे, ठीक है, फिर उसने 25% डिस्काउंट पे खरीद लिया, तो उसके 25 रुपए कम कर दिए और उसको कितने में मिला? 75 रुपए में। और फिर उसने आके क्या किया, जो मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, उसी पे बेचना शुरू कर दिया। उसने बोला कि भाई मुझे कोई डिस्काउंट
नहीं मिला, मैं कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला, जितना इस पे लिखा हुआ है एमआरपी उसी पे बेचूंगा। तो उसने 75 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और 100 रुपए जो उसका अंकित मूल्य था उस पे बेच दिया, तो उसने कितने रुपए कमाए? 25 रुपए कमाए। कितने पर? 75 रुपए पर, क्योंकि वो खरीद के 75 में लाया था। तो ये कितना हो गया? 1/3 या 33.33%। ठीक है ना, ये वैल्यू। अब ये एक बार हमने इसको समझा, और जैसे ही हमने समझ लिया, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं बहुत वास्ट हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे प्रॉफिट लॉस में, एसआईसीआई, हर जगह मैं इनको काम में लूंगा। क्या किया? 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट कम होता है, ठीक है, तो बढ़ने वाली वैल्यू पूछ रहा है, घटने वाली वैल्यू 25% है, तो बढ़ने वाली वैल्यू 33.33। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं पहले एक बार आपको समझाता हूं, फिर अपन ये देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अंकित मूल्य दे रखा है एक फेस वॉश का 360 रुपए, ठीक है, उस पर 360 लिखा हुआ है, और विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। ठीक है, 20% का डिस्काउंट है विक्रय मूल्य पे, तो आपको पूछना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसको भी दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहले जो अभी मेथड करके हैं वो, फिर आर्यन रेशियो पे इसको समझाता हूं। आप 100 वैल्यू मान के भी इसको कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, आपको पेन चलाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो कि प्रॉफिट कब हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कब सेलिंग प्राइस है बेस बनता है, कब कॉस्ट प्राइस बेस बनता है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पहले इसको कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करते हैं आओ। ठीक है, मैं एक वैल्यू लेके चलता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये एमवे जो कंपनी है, ठीक है, वो ये करते हैं जनरली, वो क्या बोलते हैं कि हम जो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। चलो समझते हैं कि वो डिस्काउंट को विक्रय मूल्य पे क्यों कैलकुलेट करते हैं। आओ, मान लिया एक आर्टिकल है, उस पे 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए लिखा हुआ है, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, तो आपका 20 रुपए कम किया, हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लेते हैं। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई मेरा डिस्काउंट करो, तो उसने 20 रुपए कम कर दिए और आपको 80 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना अभी, जब प्रॉफिट लॉस करेंगे तो पूरे डिस्काउंट, पूरे प्रॉफिट लॉस में चीजें अप्लाई करूंगा मैं, धीरे धीरे समझते चलते हैं। 100 रुपए मार्क प्राइस था, अंकित था, उसने 20 रुपए कम किए और 80 रुपए में आपको बेच दिया। तो जो जनरल प्रैक्टिस है वो क्या है कि डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक साधारण तरीके में देखते तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, और हम क्या बोलते, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है और अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितनी है? 100, तो 100 रुपए पर 20 रुपए कम किया, यानी 20% का डिस्काउंट हुआ है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो हमने देखा कि 20% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा, समझ लो। तो वो आपको क्या बोलेगा, देखो मैंने 20 रुपए कम किए तुम्हारे, ठीक है, और इनका जो बेस है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, मैंने कितने रुपए में बेची तुम्हें सामान, ये बताओ, 80 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो ये 80 रुपए में बेच रहा हूं मैं। 80 रुपए में बेचकर तुम्हें 20 रुपए कम दिए मैंने, कम किए तुम्हारे, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट है 80 रुपए पर बेचने पे। देखो प्रतिशत देखो अब कितना हो गया, ये क्या बोलेगा, 25% का डिस्काउंट दिया है, जबकि दोनों एक ही घटना है। ठीक है, बेस मार्क प्राइस से हटा के इसने सेलिंग प्राइस बना दिया। ठीक है, यहां पे अब क्या होगा, मान लो दो दुकानदार हैं, एक तो बोलता है कि मैं 25% डिस्काउंट देता हूं और फिर स्टार बना के लिख देता है सेलिंग प्राइस पे, दूसरा बोलता है मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं और वो कुछ भी मेंशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे होता है डिस्काउंट, क्या मेंशन करना। तो कहां भीड़ लगेगी बताओ? 25% पे, समझ रहे हो, क्योंकि हर कोई साधारण इंसान समझ ही नहीं पाता है कि 25% डिस्काउंट जब वो सेलिंग प्राइस पे बता रहा है तो वो उसी 20% को बढ़ा के बता रहा है, पागल बना रहा है वो, लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्लियर हुआ ये पॉइंट है कि जब डिस्काउंट है वो विक्रय मूल्य पे चला जाता है तो डिस्काउंट ज्यादा दिखता है, तभी तो कोई आदमी विक्रय मूल्य पे लेके जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिस तो मार्क प्राइस पे होती है, अंकित मूल्य पे होता है। अब हम इसको रिलेट कर देते हैं, डिस्काउंट विक्रय मूल्य पे ज्यादा दिखता है, इसीलिए तो बड़ी कंपनियां जो ऐसा प्रैक्टिस करती हैं वो विक्रय मूल्य पे लेके जाती हैं ताकि डिस्काउंट ज्यादा दिखने लग जाए। क्लियर हुआ?
आउट। और जो मार्क प्राइस पे है वो आपका नॉर्मल या एक्चुअल डिस्काउंट होता है। अब यहां पे वापस आते हैं, देखो एक फेस वॉश का अंकित मूल्य 360 रुपए है, उस पर विक्रम मूल्य का 20% डिस्काउंट है। विक्रम मूल्य पे डिस्काउंट ज्यादा दिख रहा है तो 20% ज्यादा वाली वैल्यू है, ठीक है। 20% ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन में 1/5 ज्यादा, इधर जाएंगे तो ये वैल्यू 1/6, इसका मतलब वो कम वाली वैल्यू है। तो एक्चुअल डिस्काउंट तो उसका 1/6 है, इसका मतलब 6 रुपए पर एक रुपए कम किया, तो 360 का 1/6 यानी 60 रुपए कम किए। कितने पे बेचा उसने आपको सामान? 300 रुपए पे बेचा है। जो ओरिजिनल डिस्काउंट है वो 20% नहीं, इससे कम हो जाएगा, कितना? 16.66% या 1/6। हम इसको अब एक स्टेप में कर सकते थे, क्लियर हुआ? अब इसको चलो देख भी लेते हैं, ये क्या किया इसने, ठीक है। वो बोलता है कि मैं 20% डिस्काउंट देता हूं, इसको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार अलग तरीके से देखते हैं, फिर आर्यन रेशो पे भी आऊंगा। उसने क्या किया, 360 रुपए फेसबुक फेस वॉश पे मार्क किया, ठीक है। फेसबुक ही नाम निकलता आजकल तो और आपको बोला कि मैं 60 रुपए कम कर देता हूँ। 360 रुपए लिखे हुए हैं, मैं तुम्हारे 360 रुपए कम करके दे रहा हूँ, 300 रुपए में तुम ये फेस वॉश लेके चले जाओ। अपन फेस वॉश लेके आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि वो 60 रुपए कम कर दिए, वो 20 बताए, 25 बताए, 50 बताए, परसेंटेज में उसने हमारे 60 रुपए कम किए। अब वो क्या बोलता है कि भाई मैं जो 60 रुपए कम किए ना, ये मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूंगा, ये कौन सी है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो बोलो क्या बोलेगा वो कि 60 रुपए कम किए तुम्हारे, कितने पर? 300 रुपए में सामान बेचा तो 300 रुपए पे कैलकुलेट करता हूं मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 या 20%। तो वो ये बोलता है कि मैंने आपको 20% डिस्काउंट दिया है, 60 रुपए कम किए 300 रुपए में सामान बेचते हुए, ठीक है। लेकिन यदि वो नॉर्मल प्रैक्टिस में होता, जो साधारणतः अपन देखते हैं मार्केट में, तो वो क्या करता, वो इस मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करता। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है अभी, ठीक है। इंडिया में तो क्या होता है, इस टाइप से करने देते हैं, अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज में, जो यूरोपियन यूनियन है, वहां स्ट्रिक्ट रूल है। आप फ्रांस में 2% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, पता है। यहाँ तो 90% डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट किस बात का है? पागल बनाने का डिस्काउंट है। क्या आप 90% डिस्काउंट दे सकते हो? नहीं, और वो भी कभी नए फ्रेश माल पे, ठीक है। ये तो माहौल है हमारे देश का भी। कोई नहीं, जैसे भी है। अब हम ये समझते हैं, फ्रांस में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि 2% डिस्काउंट भी क्यों। जब आप बताते हो कि सामान पुराना हो गया है, यदि मैं इसको रखूंगा तो घाटा होगा, इसलिए मैं 2-3% का डिस्काउंट दे रहा हूं, इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल हैं। आओ, कोई नहीं, जो है चलो देखते हैं। जब प्रॉफिट लॉस देखेंगे, मैं करवाऊंगा तो बहुत डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसे बेस चेंज करते हैं, कैसे लोगों को पागल बना देते हैं, समझेंगे अपन अच्छे से। 360 रुपए मार्क प्राइस आपकी, आपको 360 रुपए पर जितना रुपए कम करेगा वो डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। कितना हुआ? 60 रुपए कम किया उसने, कितने पर? जो अंकित मूल्य था 360 पर, ठीक है। ये वैल्यू कितनी बनी? 1/6, और 1/6 का मतलब कितना हुआ? 16.66%। अब यदि वो नॉर्मल प्रैक्टिस में डिस्काउंट की बात करता तो वो आपको बोलता 16.66% का डिस्काउंट दिया है, लेकिन आपको पागल बनाने के लिए वो क्या कर दिया, उसने बेस चेंज किया। और बेस कहां ले गया? ये सेलिंग प्राइस पे ले गए, और इस बेस पर जैसे ही हमने इस 60 रुपए को कैलकुलेट किया तो 20% दिखने लग गए। ऐसे ही जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में अच्छे क्वेश्चंस बनाता है तो बेस चेंज करता है, वो आपको समझ में नहीं आती कि किस बेस की बात हो रही है। करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन से, इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। चाहे आप वीडियो 2 बार देखनी पड़े, चाहे 4 बार देखनी पड़े, समझना है, तभी वो स्पीड आने वाली है, ठीक है। अब ये यहां तक समझ में है। अब हम इसको देखो फास्ट करते हैं। 20% डिस्काउंट है सेलिंग प्राइस पर। डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे तभी देता है जब ज्यादा दिखाना हो, एक्चुअल डिस्काउंट कम है। यदि 20% ज्यादा है तो कम वाली वैल्यू 16.66 यानी 1/6। 360 का 1/6, 60 रुपए कम किए, 300 रुपए में आपको बेच दिया सामान। आंसर। वापिस चलते हैं, आर्यन रेशो में लेके चलता हूं अब, ठीक है। यदि आपको सपोज यहाँ इस थॉट प्रोसेस में अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए,
तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अलग अलग वर्जन दूंगा, बेसिक भी करेंगे, जब प्रॉफिट लॉस कराऊंगा तब बेसिक से भी करवाऊंगा। आओ देखते हैं क्या किया उसने। आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस यदि 100 रुपए है, ठीक है, आर एन रेशो लगा रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस हमें मान लो उसने 100 रुपए में बेचा है, तो वो बोलता है कि मैं 100 रुपए पर 20 रुपए कम कर रहा हूं, तो मार्क प्राइस कितनी थी 120, ठीक है। लेकिन वास्तव में मार्क प्राइस तो 360 है, तो 120 का 3 गुना तो 100 का 3 गुना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपकी सेलिंग प्राइस 300 रुपए है। आंसर क्लियर हुआ, ठीक है। यदि आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हैं तो, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी समझना है भाई, क्योंकि कोई ना कोई तो समझ रहा है, और जो समझ रहा है वो आपसे स्पीड में बहुत फास्ट होने वाला है, इसलिए आपको समझना है, ठीक है। और समझ के आगे बढ़ना है। टाइम की कोई यहाँ पे हमारे पास टाइम है भाई, हो सकता है आपको 2 बार में समझ में आए, उससे कभी डिप्रेस नहीं होगा कि एक बार में नहीं आया, 2 बार लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में आया, समझना है, ठीक है। तो वीडियोज को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू।